Hi, I welcome you all to the New Civilian from Vision to Victory. एंड एज यू ऑल नो हमने यहाँ पे साइंस टेक की एक सीरीज चलाई हुई है और इस वीडियो में हम साइंस और टेक यूपीएससी के करंट अफेयर्स जो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। नाउ मूव टू आवर फर्स्ट न्यूज। हमारी जो पहली न्यूज है वो रिलेटेड है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब IMAP से रिलेटेड। अभी हुआ क्या है, ये एक तरह का नासा ने क्या है एक लॉन्च किया है मैप इंटरस्टेलर, यानी हमारे जो सोलर सिस्टम या फिर बाहर की और भी है उसकी मैपिंग के लिए किया है। ठीक है, इंटर जो स्टार्स वगैरह है या फिर जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी है उनकी मैपिंग के लिए किया। तो इस मैपिंग प्रोजेक्ट जो IMP प्रोजेक्ट है उसका जो मिशन था, उस मिशन ने एक नई चीज बताई है। उसने एक बताया कि उसने ये बताया कि कैसे सोलर पार्टिकल्स एनर्जाइज होते हैं और कैसे हेलियोस्फीयर की शील्ड सोलर सिस्टम में लाइफ को सस्टेन करने में कैसे हेल्पफुल होती है। अब ये हेलियोस्फीयर क्या होता है, जो हमारा जो क्या है सोलर सिस्टम है, जहां तक सन की रेज जा रही है, सो ये सोलर विंड्स जाती हैं, उस सारे एरिया को हम हेलियोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो क्या है, इसने मैप की है, बाउंड्री बनाई है कि कौन सी बाउंड्री हेलियोस्फीयर की, साथ साथ कौन से पार्टिकल्स हैं, स्पेस वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बात की है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर IMP की इंटरस्टेलर मैपिंग एक्सेलेरेटर प्रोब की, तो ये कहां लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अर्थ और सन के लैग्रेंज पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे। और यही क्या है, हमने थोड़े दिन पहले आदित्य L1 को भी क्या है यहीं पे लोकेट कराया था। और इसके साथ साथ क्या IMP की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए काम करता है। अब ये कुछ पॉइंट्स देख लो कि इसमें 10 एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम डिटेक्टर्स है जो क्या करते हैं, न्यूट्रल एटम्स को कैप्चर करते हैं, जिसमें क्या है लो के लिए हाई और अल्ट्रा डिटेक्टर्स के लिए यूज होता है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे सबसे पहले बात क्या है, इसने क्या फंडामेंटल जो फिजिक्स के जो रूल्स हैं उनको क्या है, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे कॉस्मिक हो, उनके स्टडी को नए अमलों किया। साथ ही साथ सोलर विंड्स में या फिर सोलर मैक्सिमा की जो कंडीशंस होती है, ठीक है, सोलर विंड्स हो गया, सोलर मैक्सिमा हो गया और सोलर डिस्टर्बेंसेस, उन सब के बारे में स्टडी के बारे में बताएगा। उसके बारे में हमें और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। साथ ही साथ हमारी जो गैलेक्टिक नेबरहुड है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसके आस पड़ोस में और क्या है, उन सब के बारे में भी मैप बनाने में इजी रहेगा। तो एक प्रोजेक्ट है, तो इसने क्या है, इसने बताया कि हेलियोस्फीयर की जो शील्ड है वो किस तरह हेल्प करती है लाइफ को सस्टेन करने में इन हमारे सोलर सिस्टम। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट अभी स्टडी रिवील हुई है। नेक्स्ट न्यूज है एक दवाई के बारे में, ठीक है, एक ड्रग के बारे में जिसका नाम है लेकेनमैब ड्रग। अभी रिसेंटली क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने एल्जाइमर्स डिजीज के कंट्रोल करने के लिए अगली स्टेज में, अगर कभी एल्जाइमर्स डिजीज आपने क्रिस हेमर्थ का नाम सुना होगा जो थोर का रोल प्ले कर रहा है, उनको भी अर्ली एज का अल्जाइमर्स हो रखा है, डिटेक्ट हो रखा है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया से। तो अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने बताया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग बनाई है जो अल्जाइमर्स को अर्ली स्टेज पे क्या कर देगी, ट्रीट कर देगी, और उस ड्रग का क्या नाम है, लेकेनमैब ड्रग। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है यानी ड्रग है। इसका सिंपल इतना पर्पस है कि ये कंप्लीटली ट्रीट नहीं करती है, लेकिन जो प्रोग्रेस है अल्जाइमर्स की, अगर आप अर्ली स्टेज में पता लगा देते हो अल्जाइमर्स का, तो क्या होता है कि ये उस जो प्रोग्रेस है, जो जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है अल्जाइमर्स, उस ग्रोथ को क्या कर देगी, कम कर देगी, स्लो डाउन कर देगा, स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ अर्ली अल्जाइमर्स। और क्या करेगी, कैसे करेगी, एमिलोइड्स प्रोटीन्स को टारगेट करके उस प्रोसेस को क्या कर देगी, स्लो कर देगी। ठीक है, अब इससे पहले क्या था, इससे पहले सिंपल क्या थे, आप जो सिम्टम्स थे, जो लक्षण थे अल्जाइमर्स को, उन्हीं को मैनेज कर रहे थे। लेकिन अभी इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी से या फिर ड्रग की वजह से भी क्या हो जाएगा, अर्ली स्टेज में आप जो जिस रैपिड ग्रोथ से इंक्रीज हो रहा है अल्जाइमर्स डिजीज, उसको क्या कर पाओगे, उसको कंट्रोल कर पाओगे। क्यों, क्योंकि एमिलोइड प्रोटीन को आप क्या कर दोगे, रोक दोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले कैसे काम करती है, सबसे पहले एमिलोइड प्रोटीन डिपॉजिट कहां कहां ब्रेन में हो रखे, अगर ब्रेन में सबसे ज्यादा ये हो जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएगा एमिलोइड प्रोटीन्स का, तो लेटर ऑन स्टेज में क्या करेंगे, ये अल्जाइमर्स डिजीज को बनाने में काम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ब्रेन के इम्यून सिस्टम के साथ काम करेगी और एमिलोइड प्रोटीन जो डिपोजिशन हो रखा है उसको हटा देगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एमिलोइड प्लेग क्या है, ब्रेन के लिए टॉक्सिक है, जिसे डिस्फंक्शन होता है, डिस्फंक्शन की वजह से क्या है, अल्जाइमर्स डिजीज मैंने बताया था। अब ये होती कैसे है, आप इसको डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू नहीं देते, आप इनको आईवी के थ्रू देते हो, जो आपके कैनुला वगैरह डाल के देते हैं आईवी, उसके थ्रू ड्रिप के थ्रू दोगे। और ऐसा माना जाता है कि 27% रिडक्शन हो जाता है डिजीज के प्रोग्रेशन में। ठीक है,
अब दूसरी बात क्या है, ये जो लैकेन मैप ड्रग है ये बहुत ज्यादा महंगी है। बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह से क्या है, कुछ लिमिटेड लोग ही इसका क्या है यूज कर पाएंगे, मतलब मासेस के लिए, सब जनता के लिए है नहीं। साथ के साथ कई बार क्या होता है, कई बार इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन स्वेलिंग की, कि दिमाग में सूजन हो जाती है। जब ये एमाइलॉइड्स प्रोटीन के डिपोजिशन को रिमूव करेगी तो उस वजह से कई बार ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, अल्जाइमर्स के बारे में दिया है कि एक तरह का क्या ब्रेन डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे मेमोरी, थिंकिंग और जो बेसिक फंक्शन है, चलना फिरना घूमना, उन सबको उनकी कॉग्निशन को वो क्या कर देता, बहुत कर देता। और लगभग डिमेंशिया के मोस्ट ऑफ द केसेस में से मेजर केसेस किसके होते हैं, 60 to 80% केसेस अल्जाइमर्स के ही होते हैं। ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी मेमोरी को और आपकी लैंग्वेज को करता है। और नॉर्मली अल्जाइमर्स डिजीज क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ ओल्ड एज में 65 प्लस लोगों में 65 प्लस एज के लोगों में देखी जाती है, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में ऐसा भी है कि अर्ली एज में भी आपको अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम्स का पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस हेम्सवर्थ के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, फॉल्स स्मूट डिजीज इन पैडी। चावलों में एक नई बीमारी का पता लगा है पंजाब में। ठीक है, और पंजाब में जो खेती थी, यहाँ पे क्या है, जो धान के पौधे उनके ऊपर ऐसे ऐसे ये गांठ से इस तरह की गांठे या फिर ब्लैक कलर की स्मट हो जाती है। ठीक है, और अगर दूसरी भाषा में बात करें तो इसको हम क्या है, हल्दी रोग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल्दी रोग। और बेसिकली क्या है, इससे मेजर फंगल डिजीज है, या फंगल इन्फेक्शन, फंगल डिजीज हो जाती है इस वजह से। और ये किसकी वजह से होता है, कौन सी फंगस है, उस्टिलांगिनोइडिया विरेन नाम का एक फंजाई है जिसकी वजह से काज होता है। और साथ साथ इसके अलावा इसको लक्ष्मी डिजीज भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको उथुपथी डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, केरला वगैरह में। ठीक है, अभी होता क्या है, प्राइमरी ये क्या है, दानों को जो क्या है, सिंपल जहां पे, अब देखो ये धान के दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो धान की यहां से आप इनको निकालोगे तो यहां से क्या है, चावल के दाने निकलेंगे। मोस्टली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चावल के दानों को इफेक्ट करता है, पौधे के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ क्या है, और इसमें चाक के जैसा अब क्या है, जो थोड़े टाइम के बाद में चावल क्या है, चावल घिस जाएंगे, वो घिस जाएंगे, और सिर्फ जो चाक के जैसा होता है सफेद सफेद सा पाउडर टाइप, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, जो आपके चावल के दाने वो चपटे हो जाएंगे और पतले हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, अब होता कहाँ है, टेम्परेचर जहां पे 25 to 35 डिग्री हो, हाई ह्यूमिडिटी हो, और 80% ग्रोथ रेट को क्या कर देती, इंक्रीज कर देती फंगल को। सिंपल सी बात है, फंगस वो नहीं जगह पे होगा। और क्या है, जो हमारे पंजाब हरियाणा में ये क्या है, ये बिल्कुल एवरेज टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। ठीक है, कई बार क्या है, कई बार इसके कई बार क्या होता है कि एक फसल हो गया, उस फसल के बाद में आपने दोबारा से उसको जला दिया, फिर बारिश वगैरह आ गई, फिर वो नीचे रह गया, तो रेजिड्यू वगैरह में भी क्या कई बार फंगल सर्वाइव कर जाता है। और ये सब चीजें। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, और यूज ऑफ फंगलसाइड। अब हम क्या है, फंजाई अगर है तो फंगाई को किल करने के लिए वी नीड फंगिसाइड। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, हमारे पास फंगिसाइड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा यूज कर लिया फंगिसाइड्स का। तो अब इनके ऊपर फॉल्स स्मट डिजीज या फिर लक्ष्मी डिजीज के ऊपर ये इफेक्ट नहीं डाल रहा उतना प्रभावी तरीके से, क्योंकि क्या है, यहाँ पे इनमें ओवर यूज की वजह से रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो गए फंगस के अंदर, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से भी क्या है, एक इनकी स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो पंजाब में ये चीज देखने को मिली है, ध्यान रखिएगा, पौधों में एक बीमारी। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम, बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम BRCP फेज 3। अभी ये रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दी है एक कि आप क्या है, ये एक स्कीम थी जो 2025 से लेकर 2025-26 से लेकर 2030-31 तक चलने वाली थी। ठीक है, और इस फेज में क्या था, इस फेज का ये काम था कि इसमें वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक टैलेंट को ढूंढा जाएगा और एडवांस इंटरडिसिप्लिनरी बायोमेडिकल रिसर्च की जाएगी इंडिया के अंदर। तो ये कब था, ये स्टार्ट हुई थी 2025-26 में इसी साल से, और चलनी कब तक थी, चलनी थी ये 2030-31 तक, 5 सालों के लिए। लेकिन अभी क्या है, इसको आगे और बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन दे दिया गया इसमें, किसके थ्रू, फेज 3 के थ्रू एक्सटेंड कर दिया गया है, कितने साल के लिए, 6 इयर्स के लिए। तो अभी ये कब तक वैलिड रहेगी 2037 से लेके 2038 तक अभी वैलिड रहेगी। अब स्कीम के बारे में जान लो। स्कीम में क्या है, स्कीम में ये कि आपको कटिंग एज के लिए जितने भी बायोमेडिकल रिसर्च हो गई है, इनोवेटिव्स हो गए हैं, या फिर ग्लोबल लेवल पे इंडिया में जो बायोमेडिकल साइंसेज है उसको आगे बढ़ाना है। कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, ज्वाइंटली इंप्लीमेंट की जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, वेलनेस ट्रस्ट यूके का, और इंडिया अलायंस SPV के थ्रू किया जाता है। टोटल कितना था, टोटल 1500 करोड़ का इसका बजट है। 1500 करोड़ में से 1000 करोड़ किसने दिए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिए हैं, 500 करोड़ किसने दिए हैं, वेलनेस ट्रस्ट ने दिए हैं, जो किसका है, यूके का है। तो इंडिया और यूके दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अभी इसमें क्या है, रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, अर्ली कैरियर के लिए फेलोशिप दी जाती है,
GRF SRF वगैरह दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। बेसिक क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ में रिसर्च के लिए, साथ के साथ कैरियर डेवलपमेंट ग्रांट्स दी जाएंगी, कैटलिस्ट कोलैबोरेटर्स दिए जाएंगे, ठीक है, जिनमें 2 या 3 इन्वेस्टिगेटर्स की टीम रहेगी, ठीक है। तो ये सब है रिसर्च फेलोशिप। और इसके अलावा क्या है, एडिशनल क्या है, मेंटरशिप और नेटवर्क का दिया जाएगा, और पब्लिक इंगेजमेंट दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक इंगेजमेंट को भी इसमें ध्यान दिया गया। और इनिशियली बात करूं किसकी, BRCP की, 2008-2009 में लॉन्च हुआ था। किसने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस SPV ने लॉन्च किया था। और क्या था, वर्ल्ड क्लास की फेलोशिप दी जा रही थी। सेकंड फेज 18 से 19 तक थी। फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज क्या थी, 18 से 19 तक थी, जिसमें एक्सपेंड पोर्टफोलियो ब्रॉडर करने के लिए और डीप रिसर्च बायोमेडिकल रिसर्च के लिए किया जाता। तो देख लो 2008-9 में स्टार्ट हुआ पहली बार, फेज 1 चली, और फेज 2 की अगर मैं बात करता हूं तो फेज 2 क्या था, 2018 से लेकर 2019 तक। और फेज 3 क्या था, फेज 3 कब तक थी, फेज 3 थी भाई साहब 2025-26 को लेके 2030-31 तक। लेकिन अभी इसको और इंक्रीज कर दिया, कितने, 6 सालों के लिए। और कब तक चलेगी, 2037-2038 तक चलेगी, ठीक है, ध्यान रखिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज। INS इंफाल के बारे में है। इंडियन नेवी ने क्या है, इंडियन नेवी ने स्टील्थ गाइडेड डेस्ट्रॉयर, जिसका नाम क्या है, INS इंफाल, वो किस पैसेज एक्सरसाइज, पैसेज एक्सरसाइज किसके बीच में होगी, US नेवी, US के साथ में इंडिया की पैसेज एक्सरसाइज हो रही थी, कहां पे, अरेबियन सी में हो रही थी, वहां पे ये गया। अब INS इंफाल के बारे में बात करें, INS इंफाल क्या है, थर्ड शिप है, कौन सी, प्रोजेक्ट P-15B विशाखापट्टनम स्टेल्थ क्लास की, ठीक है। तो इसकी दो, और साथ में इसमें कौन सी INS विशाखापट्टनम है, INS मुर्मू है, तीसरी ये है INS इंफाल, और चौथी क्या INS सूरत है, ठीक है। 2023 में दिसंबर में डिकमीशन हुई थी, वार्षिक, और इसके कुछ पॉइंट्स देख लेना आप, ठीक है। और MDL ने मैजागोन डॉक्यूमेंट ने इसको क्या किया था, एक सेकंड, इसको बनाया था, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज। अभी रिसेंटली क्या है, पाकिस्तान ने अपनी एक खुद से डेवलप की हुई एक मिसाइल बनाई है, जिसका नाम क्या है, फतेह 4। IV ने फतेह 4 नाम की मिसाइल लॉन्च की है, जो पाकिस्तान ने खुद से डेवलप की है क्या, अब बता, लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल क्रूज, यानी देखो लॉन्ग रेंज क्या है, पहले कैसे है, क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज है, क्रूज मिसाइल लॉन्ग रेंज है तो कितनी होगी, 1000 तकरीबन, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो यानी कि 5000 से ज्यादा होगी। और कन्वेंशनल कैरियर है, यानी नॉर्मल, ना तो इसमें न्यूक्लियर है ना ही वो है, मॉडर्न टाइप के वो ले जा सकते हैं ये वॉरहेड में। तो कन्वेंशनल गोला बारूद, नॉर्मल RDX वगैरह लेके जाए, कन्वेंशनल आर्म्ड है, ठीक है। डिस्टेंस की बात करो 750 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, और स्पीड की बात करो तो मैक 0.7 है, 7.5 मीटर की लंबी है, और 1530 किलोग्राम का इसका पेलोड का टोटल वेट है। और क्या है, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से ये लॉन्च होती है, ठीक है, टिल्टेड रूप में फॉर्म होगा, इसके बारे में देख लो। अब सबसे बड़ी बात, GPS और INS सिस्टम पे लॉन्च करती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ट्रेन हगिंग पाथ फॉलो करती है, यानी ये बिल्कुल जमीन के ज्यादा हाइट पे नहीं जाएगी, कम जमीन, बिल्कुल सतह के साथ साथ लॉन्च होगी, ठीक। तो पाकिस्तान की फतेह 4 मिशन के बारे में थी, ठीक है, पाकिस्तान ने खुद ने डेवलप किया। नाउ मूव टू और नेक्स्ट न्यूज, क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया ने क्या हुआ है, इंडिया ने पहली बार फर्स्ट ऑप्शन किया है सी ब्लॉक्स। इस समुद्र में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए जो सी के पार्ट्स होंगे उनके ब्लॉक्स को क्या कर दिया है, उनको ऑप्शन किया है कि हम क्या है, अब सी में भी क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढेंगे। तो अभी इसके साथ साथ क्या क्रिटिकल मिनरल्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स मॉडर्न जितनी भी टेक्नोलॉजी है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उन सबके लिए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगा लो, चाहे डिफेंस लगा लो, चाहे एरोस्पेस लगा लो, इन सब के लिए, और चाहे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हुआ क्या है, जो इंडिया ने सी ब्लॉक रखे थे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, उनको क्या कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है कि भाई अब हम क्या है, हम वो नहीं करेंगे, एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे सी ब्लॉक्स का, और वो इंडेफिनेटली क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, वीक बिडर, कि कोई किसी ने बोली लगाई ही नहीं, इसलिए जो इंडिया का क्रिटिकल मिनरल मिशन था वो क्या है, एक जगह पे डिले हो गया, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स किसके लिए है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सप्लाई चेन को रिस्क करते हैं, ठीक है। कहां यूज होंगे, मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में,
कंप्यूटर्स में, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल, सेमीकंडक्टर में, बैंक नोट्स में, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, सैटेलाइट्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, रिचार्जेबल बैटरीज, स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर बात करूं ग्लोबल प्रोड्यूसर की तो सबसे पहले चिले, सबसे टॉप पे क्या है, चिले है, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, फिर कोंगो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ये क्या है, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स के। इंडिया ने बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स डिफाइन किया, जिनमें क्या एंटीमोनी है, बेरिलियम है, बिस्मीथ है, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफ मैन इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, निम्बिडियम, निकल, पीजीज, फास्फोरस, पोटास, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेहनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोनियम, टटेलियम, टुलुरियम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेलेंडियम, जिरकोनियम एंड सिलेनियम। ये 30 है, इनको क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स में डिफाइन किया गया, ठीक है। अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो पहले कितना, पहले 24 मिनरल्स को ऐड किया गया था टू पार्ट डी ऑफ द स्केड्यूल 1 ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 MMDR एक्ट के तहत। और जिसमें क्या है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, एक्सक्लूसिव पावर दी गई है कि वो क्या करेगी, ऑक्शनिंग करेगी, ऑक्शनिंग के लिए, कि आप क्या बिडिंग के लिए, ऑक्शनिंग के लिए दे सकते हो, ठीक है। साथ के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ठीक है। अब इंडिया का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च कब हुआ था, 2024 में। ये किसके बारे में बात करता है, सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करता है, ताकि जो इंटायर क्रिटिकल मिनरल्स की वैल्यू चेन है वो क्या मेंटेन हो। साथ साथ जियोलॉजिकल सर्वे को क्या दिया था इन्होंने, स्पेशल वो दिया था, सर्वे दिया था। और जियोलॉजिकल सर्वे ने क्या किया था, एक सर्वे किया था, उसके बाद में उन्होंने उनको क्या बोला था कि आप 2024 से लेकर 2031 तक, यानी 7 सालों में क्या करो, 1200 से ज्यादा प्रोजेक्ट खोज के निकालो, आप अपने सर्वे करो और बताओ कि यहाँ पे क्या क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं। और साथ के साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन का क्या, एटलीस्ट 15 मिनरल्स जिनमें ग्रेफाइट, टाइटेनियम, पोटास और रेयर अर्थ एलिमेंट है, इन 15 को क्या है, इन 15 को घरेलू तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा। और साथ के साथ कम से कम इंडियन फर्म्स को 50 माइनिंग एसेट्स वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस करेंगे। देखो ध्यान दो, इंडिया सिर्फ अपने घर पे ही ये बात नहीं कर रहा है, साथ के साथ पूरे वर्ल्ड में भी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे के जो एक्सप्लोरेशन साइट्स है उनको भी एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। स्टार्ट में कितने 1500 करोड़ का क्या दिया गया था, इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, और ये था कि रिकवर करेंगे 400 किलो टन का, कैसे, रिसाइकलिंग करके भी करेंगे। तो यहाँ पे ना सिर्फ एक्सप्लोरेशन की बात की है, एक्सप्लोरेशन की बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, साथ के साथ रिसाइकलिंग की बात की है, और इसके साथ में क्या है, दे ऑल्सो टॉक अबाउट द स्टॉक पाइलिंग, कि हम क्या है, स्टॉक भी करके रखेंगे, स्टॉक पाइलिंग, ताकि नियर फ्यूचर में हम क्या करें, इसको यूज कर पाए। सो इन्होंने रिसाइकलिंग की, इन्होंने एक्सप्लोरेशन की बात की है, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, इन्होंने रिसाइकलिंग की बात की है, इन्होंने स्टॉक पाइलिंग की बात की है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स में एटलीस्ट 5 मिनरल्स का बफर स्टेट बनाएंगे, 50 की माइनिंग एसेट लेंगे, 5 को बफर्स बनाएंगे, ठीक है, R&D करेंगे, और प्रोसेसिंग में 5 मिनरल्स के लिए क्या है, 1000 पेटेंट 2031 तक होंगे, ठीक है। ये कुछ नेशनल मिशन हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए 2026, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ANRF ने सरल पोर्टल एक लॉन्च किया है। सरल बेसिकली क्या है, AI पावर्ड टूल डिजाइन है, जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च को मोर एक्सेसिबल बनाएगा, अंडरस्टैंड करेगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको सारी की सारी जितनी भी आपकी वो है जर्नल्स है, रिसर्च है, उनको ऑडियो, वीडियो और इनके फॉर्मेट में, सरली फॉर्म क्या, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। अब ANRF के बारे में बात करेंगे तो ANRF को क्रिएट किया गया था ANRF एक्ट 2023 के अंडर में, जिसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के DST के अंडर में आता है, ठीक है। और ये किसके पास है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के मर्ज कर दिया गया था ANRF में, ठीक है। अब देख, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है सरल पोर्टल, ये जितनी भी रिसर्च की, अभी भी जितने भी रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं, जर्नल्स हैं, उनको ऑडियो, वीडियो या फिर क्लिप्स की फॉर्मेट में क्या है, पोस्टर्स या प्रेजेंटेशन PPTs की फॉर्म में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ब्रॉडर विजन क्या है कि हम क्या कर पाएंगे कि AI, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओपन इंडिया स्टॉक क्या करेगा, ये हेल्प करेगा ड्रग एंड केमिकल डिस्कवरी में, एरोस्पेस डिजाइन में, एडवांस मटेरियल में, क्लाइमेट एंड वेदर स्टडीज में। और साथ के साथ क्या है, साथ के साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दिया गया फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग के लिए। फंडिंग किसके लिए, एकेडमिक्स के लिए भी और रिसर्च के लिए भी, ध्यान रखना है, एकेडमिक्स के लिए भी एंड रिसर्च के लिए, फंडिंग के लिए सिंगल पोर्टल बन जाएगा ANRF, ठीक है।
नाउ मूव और नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमारी एक अलग है। देखो पहले इस न्यूज को पढ़ने से पहले ना एक बार ये वाला देखो, ये हमारा न्यूरॉन है। अगर मैं न्यूरॉन की बात करूंगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल्स, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो इसकी बॉडी पार्ट है नर्व की, न्यूरॉन की, इसको बोलते हैं सोमा, ठीक है, या फिर बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। और ये जो पार्ट है जो यहां से कनेक्ट होगा नीचे वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियोन, ठीक है। ये जो यहां से जाएगा दीज आर द एक्सियोन, और जो बिल्कुल लास्ट में है दीज आर द ये बिल्कुल निकल के जाएंगी वायर से जो यहां से कनेक्ट होगा, दीज आर द एक्सियोन टर्मिनल्स। अब देखो, ठीक है, अब जो हमारी बॉडी है और बॉडी के पार्ट जो हमारी नर्व की बॉडी है, इसमें जो बिल्कुल ये वायर दिखाई दे रही है, दीज आर द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स का काम है कि अगर कोई भी न्यूरॉन सिग्नल भेजती है तो सिग्नल, आने वाले सिग्नल्स को क्या करता है? रिसीव करते हैं। इनकमिंग सिग्नल्स को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, ठीक है। बॉडी जो है वो इंटीग्रेट करेगी कि क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं आई है। एक्सियोन क्या करेंगे? सोमा से जो एक्सियोन्स, ये रहे सोमा से जो भी रिजल्ट आया है, इंपल्स आई है, उसको कंडक्ट करके दूर भेजेंगे। और सिनेप्सिस के टाइम में एक्सियोन क्या करेंगे? ट्रांसमिशन करेंगे किसका? जो भी रिजल्ट निकल के आए। अभी रिजल्ट क्या हुआ है? अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ है? 2025 में एक नई स्टडी आई जिसमें डेंड्राइट नैनोट्यूब्स, डीएनटीज, डेंड्राइट नैनोट्यूब्स, ये इसके अंदर जो डेंड्राइट नैनोट्यूब्स होंगी, इनको बारे में उसके ऊपर ये बताया है कि जो स्टडी हुई थी किसके ऊपर? पहले माउस के ऊपर हुई, फिर उसके बाद ह्यूमंस के ऊपर हुई। उस स्टडी में ये पता लगा है कि ये क्या है, डायरेक्ट न्यूरॉन टू न्यूरॉन क्या बनाते हैं? कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या लगता था? इससे पहले ये माना जाता था कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सिनॉप्सिस बल्ब्स के थ्रू होता है। यहां पे ये जो सिनॉप्सिस के बिल्कुल एंड है, न्यूरॉन्स के एंड दिखाई दे रहे हैं अगर आपको, ये वाले जो एंड्स है, इनके थ्रू पहले क्या माना जाता था कि इनके थ्रू पहले क्या होता था? कम्युनिकेशन होता था। और जो न्यूरोट्रांसमिशंस है उसके बीच में एक गैप होएगा लगा, ठीक है। लेकिन अब नई डिस्कवरी ने क्या किया? नई डिस्कवरी ने ये कहा है कि सिर्फ यहां पे जो सिनेप्सिस है, ये सिनेप्सिस एंड बल्ब्स है जो एक्सियोन के टर्मिनल्स में है, इनमें नहीं, डायरेक्ट न्यूरॉन टू न्यूरॉन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन मैसेजेस का, ठीक है। और इन्होंने क्या है? डिस्कवरी ऑफ नैनो ट्यूब्स की डिस्कवरी करी है कि क्या नैनो ट्यूब्स लाइक रिज होते हैं जो क्या करेंगे? जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कपलिंग करेंगे सेल के बीच में और ट्रांसमिट करेंगे प्रोटॉन्स का, एमिलोइड्स, बीटा का, ठीक है। तो ये नई स्टडी हुई है, ठीक है, इसके बारे में थी, ठीक है। न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो बेसिक एंड फंडामेंटल सेल है, देख लेना किसकी, नर्व, ब्रेन के नर्व सेंटर की, रिसीव होते हैं, सेंटर करते हैं मसल्स को, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सेंड मोटर कमांड टू द मसल्स, प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स को, ठीक है। और बॉडी की मूवमेंट और सबके लिए क्या है? न्यूरॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले कुछ और स्टडी थी, अभी डेंड्राइट नैनोट्यूब्स के आने से स्टडी थोड़ी वास्ट होगी। नेक्स्ट न्यूज है केमिकल के बारे में, ट्राइक्लोरो इथाइलिन, टीसीई, ट्राइक्लोरो इथाइलिन। ट्राइक्लोरो वोलेटाइल होता है, कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकली सिंथेसिस होता है, ठीक है, नेचुरली फॉर्म में नहीं होता, केमिकली सिंथेसिस करके हमें क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस करता है। और नई स्टडी ये कहती है कि अगर आप टीसीई, ट्राइक्लोराइड इथाइलिन के कांटेक्ट में अगर लंबे समय तक आप रहते हो तो ये भी कोज करता है आपके अल्जाइमर्स डिजीज में, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल यूज की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या प्राइमरी कहां होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स में और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर जो डिग्री में क्या है? डिग्रीसिंग सोलवेंट मेटल इक्विपमेंट्स। अगर आपके मेटल्स में पे ग्रीस लगी है, ग्रीस को उतारना है तो आप भी क्या है? टीसीई का यूज कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। साथ के साथ आपको क्लीनिंग वाइप्स में, एरोसोल्स में, टूल क्लीनर्स में, पेंट रिमूवर्स में, स्प्रे एडेसिव्स, कारपेंटर स्पोर्ट रिमूवर, कारपेट पे धब्बे वगैरह लग गए हैं, स्पोर्ट रिमूवर, ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशंस में भी क्या है? टीसीई का यूज होता है। अभी बात सवाल ये उठता है कि लोग इससे अफेक्टेड कैसे होते हैं? भाई कोई लोग जो क्या है, कई बार ऐसा होता है कि टीसी क्या है, आपके एयर में रिलीज हो जाए, आपके वाटर में रिलीज हो जाए, या फिर आपके फूड में रिलीज हो जाए, और फिर आप उन सबको कंज्यूम कर लो इन तीनों को, तो फिर आप किस कांटेक्ट में आ सकते हो। या फिर क्या आप बहुत लंबे समय तक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे क्या है, जहां पे कोई फैक्ट्री कारखाने लगे, तब भी आप उसके कांटेक्ट में आ सकते हो। या धीरे धीरे क्या आपके सोइल में हो जाए और फिर सोइल के थ्रू धीरे धीरे आपके ग्राउंड वाटर में एक्यूमुलेट हो जाए, और फिर सोइल के बाद में कहां पे? सोइल से आपके फूड में और फिर ग्रेन्स के थ्रू आपकी बॉडी में चला जाए, ठीक है। और या फिर आप क्या करो? कंटेमिनेटेड इनहेल आउटडोर एयर से, ठीक है, कंजम्पशन वाटर से। अब होता क्या है, अगर ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर आप रिपीटेड या लंबे समय तक इसके क्लोजर में आते हो, तो आपको लीवर डैमेज
या किडनी कैंसर की भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इफेक्ट करता है, आपके जेनेटिक्स या फिर इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा हाईली वो करता है। साथ ही साथ कैंसर के लिए क्या है, कैंसर के लिए भी कोजेस है और न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन है तो मतलब क्या है, नॉट न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोलॉजिकल कंसर्न्स है कि अगर लंबे समय तक आप इसको एक्सपोजर में रहोगे तो आपको क्या अल्जाइमर्स डिजीज होने के चांसेस है। ये इसके बारे में टीसी के बारे में न्यूज थी, ट्राइक्लोरा इथाइलिन के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कैसिनी मिशन के बारे में। इसने लाइफ ढूंढी है इंसेलोडस। देखो स्पेलिंग में आप इसको पढ़ेंगे इंसेलोडस, लेकिन वैसे अगर जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो एक ग्रीक गॉड का नाम है ये, और ग्रीक गॉड के हिसाब से क्या है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है इंसेलॉस। तो अभी जो क्या था, कशीनी मिशन था। कशीनी मिशन जो था किसका था, नासा, यूरोपियन एजेंसी और इटालियन एजेंसी का। इन तीनों ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया था जिस मिशन का नाम था कशीनी मिशन, जो 15 अक्टूबर 1997 में लॉन्च किया था। और ये किसके लॉन्च किया था, ये इन्होंने सैटर्न और उसके आसपास के इलाकों की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया था। तो इसके दो पार्ट है, एक तो इसमें क्या था, कशीनी ऑर्बिटर था, जो पहला प्रोब था, जो कहां, जो सर्कल कर रहा चारों तरफ घूम रहा था, किस पे, सैटर्न में। और दूसरा था फ्यूजन्स प्रोब, जो किससे था, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी था, जो टाइटन क्या है, सैटर्न का हिस्सा इकाई क्या है, एक वो है मून है टाइटन, उसके एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में बात कर रहा था। अब ये स्टडी क्या कर रहे थे, सबसे पहले सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न में जो एटमॉस्फेयर में कैसा कंपोजिशन है, सैटर्न में कौन सी विंड्स फ्लो करती हैं, सैटर्न में कैसे क्लाउड है, क्या विंड पैटर्न है, क्या फिर उसका टेम्परेचर का पैटर्न है, कैसी स्ट्रक्चर है, प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवोल्व कैसे कर रहा है, सब के बारे में पढ़ना, स्टडी करनी थी। रिंग्स के बारे में कि सैटर्न के बाहर जो रिंग है उनकी फॉर्मेशन कैसे है, उनका स्ट्रक्चर कैसा, उनका डायनेमिक्स कैसा है, और रिंग्स और मून्स, जो सैटर्न के मून्स है उनके बीच में क्या डायनेमिक्स है, क्या सिचुएशंस है। टाइटन जो है, टाइटन के बारे में उसमें कैसा कंपोजिशन है, कैसे कैसे बना है, क्या बिहेवियर है किसका, टाइटन, नॉट टाइटन के बिहेवियर, टाइटन के एटमॉस्फेयर का क्या बिहेवियर है, कौन से गैसेज हैं, कौन से एरोसोल्स हैं, या सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, साथ साथ मैग्नेटोस्फीयर कि मैग्नेटिक एनवायरनमेंट कैसा है सैटर्न का, वो सब चीजें। ठीक है, एक तो सबसे पहले ह्यूजन प्रोब के अंदर रडार है। रडार क्या करता है, टाइटन के क्लाउड सरफेस की मैपिंग के लिए काम करता है। दूसरा ह्यूजन है जो कसीनी से रिलेटेड है, उसमें कुछ है। अब अभी क्या हुआ है, रिसेंट स्टडी जो कसीनी मिशन ने क्या किया है, उसने लाइफ होने के सबूत दिए हैं इंसेलस क्या है, टाइटन के अलावा एक और मून है, बहुत सारे मून है वैसे, लेकिन टाइटन के अलावा दूसरा मून है इंसेलस, उस पे जीवन होने की एक वो दी है, एविडेंस दिया है कि शायद हो सकता है कि वहां पे हो। ऐसा क्यों है, इंसेलस बहुत स्मॉल है और आइसी मून है, बर्फ वाला मून है, और रफली कितना है, 504 किलोमीटर है, और तकरीबन 2,338,000 किलोमीटर के दूरी पे है। और इतनी दूरी से क्या है, सनी के चारों तरफ क्या है, इंसेलस चक्कर काट रहा है, और ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से एक नाम है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर क्या है, 20 से 30 किलोमीटर मोटी थिक क्या है, बर्फ की चद्दर है, और इस बर्फ की वजह से क्या है, हमें लगता है कि देयर विल बी चांस कि यहाँ पे क्या है, लाइफ की होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। जो कसीनी मिशन था, इसने ये एक बहुत बड़ा मतलब दिया है। इन्होंने इनके जो थे ह्यूजेंस प्रोब और कशीनी प्रोब्स ने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मे भी इन्होंने एक नया फेज खोल दिया है कि यस, अर्थ के अलावा भी हमें पॉसिबिलिटी है कि लाइफ एग्जिस्टेंस कर सकती है, बिकॉज हमें अगर वाटर अगर मिलता है तो देयर विल बी वेरी चांस कि लाइफ होने की सर्वाइबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आईएनएस सतलज के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आईएनएस सतलज को 18वीं ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो रहा है, उसमें मॉरिशस के पोर्ट लुइस पे तैनात किया गया है, ताकि इस रीजन को अच्छे तरीके से स्टडी की जा सके। वैसे अगर आईएनएस सतलज की बात करें तो क्या स्पेशलाइज्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है इंडियन नेवी की, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई थी और 1993 में कमीशन हुई थी। और वैसे नॉर्मल कहाँ रहेगी, कोच्चि के अंडर में आते हैं, जो हमारा क्या है, सदर्न नेवल कमांड है, उसके अंडर में वहां पे डिकमीशन होती है। और बेसिकली इसका काम क्या है कि जितने भी समुद्र की शेप है, स्ट्रक्चर है, आकार है, उसकी स्टडी के बारे में बात करता है। ठीक है, बात करेंगे तो इस पे बहुत सारे हैं, मल्टी बीम इको साउंडर्स है, डिफरेंशिएट जीपीएस है, मोशन सेंसर्स है, सी नेविगेटर्स की कुछ क्वालिटीज है इसके बारे में। ठीक है,
इसकी स्कोपेबिलिटी है। तो 18वीं ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो रहा था, उसमें क्या है, ये आईएनएस सतलज कहाँ गया है, पोर्ट लुइस गया है, जो मॉरिशस का एक जगह है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है अक्सर फास्ट पेट्रोल वेसल के बारे में। रिसेंटली कमीशन कराईकल पुडुचेरी से कमीशन किया गया है इंडियन कोस्टल गार्ड शिप अक्सर को, ठीक है। अक्सर का क्या है, अक्सर कोस्ट गार्ड की है, जिसका मतलब है, अक्सर का मतलब होता है इम्पेरिशेबल, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, अब ये है क्या, हमें क्या है, देखो पिछले वीक जब हम पिछले वीडियो में जब हम वो कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हमने एक और फास्ट वेसल के बारे में पढ़ा था जो अदम्य क्लास की थी, पहली थी, ठीक है। और अदम्य का मतलब क्या था, अदम्य साहस वाला जो था, इनडोमिएबल, उसके फर्स्ट क्लास की वेसल थी फास्ट। तो अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल पहले तो थी अदम्य, और उसकी दूसरी क्या है, अक्षर। ध्यान रखना है, पहले अदम्य थी, दूसरी अक्षर थी, सेकंड शिप है। और ये टोटल कितनी आनी है, 8 शिप आनी है। ये क्या करेंगे, गोवा शिपयार्ड ने बनाई, 320 टन की है, 3000 किलोवाट डीजल इंजन है, उसमें भी यही 3000 किलोवाट का डीजल इंजन था, 27 किलो नोट की थी, और सेम यही इंड्योरेंस 1500 नॉटिकल माइल्स की थी। इंडिकेशन डेवलप्ड है बहुत सारी, सेम वही थी। अभी इससे हुआ क्या है, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने यहां पे फास्ट पेट्रोलिंग के लिए वेसल्स रखोगे, तो कहीं ना कहीं कोस्टल गार्ड्स को इंडिया की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो उसी को एनहांस करने के लिए 8 शिप निकाली है जो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स का पार्ट है। पहली अदम्य थी, दूसरी वाली अक्षर है। नेक्स्ट जब आएंगे और आएंगे तब हम उनके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है एक और केमिकल के बारे में, मोनोमिथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, दैट इज द MEG। रिसेंटली क्या है, इसको इथाइलिन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल के इथाइलिन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है। उसका केमिकल फॉर्मूला है C2H6O2, और ये मोस्टली क्या है, पॉलिएस्टर की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी इसकी अगर बात करेंगे तो कलरलेस है, ओडरलेस लिक्विड है, माइल्डली स्वीट टेस्ट होता है, और मतलब कोई भी गंध नहीं है, थोड़ी बहुत है, ठीक है। अगर इम्स के वाटर अल्कोहल्स में मिलाओगे तो क्या सब में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, बनता कैसे है, अगर आप इथाइलिन ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाओगे तो आपको मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल देगा, ठीक है। और एक इसमें पॉलिएस्टर प्रोडक्शन होता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम MEG का क्या कर ले, स्टॉक पाइल कर ले, ठीक है। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज देख लेना। और ये क्या है, कूलेंट, एंटी ट्रांसफर फ्लूइड और एंटी फ्रीज के रूप में भी यूज होता है, ध्यान रखना MEG के बारे में, ठीक है। तो कई बार ये क्या है, MEG को आप गाड़ियों के उसमें भी डालते हो ताकि सर्दियों में क्या है, जमे ना। नेक्स्ट न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, डार्क स्टार्स के बाद। देखो थ्योरेटिकली क्या है, पहले ऐसा माना जाता है, डार्क स्टार जो है वो पहले के टाइम के हैं, और ये सुपर साइज ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या है, जिनकी क्या है, जिनकी खुद की एक चमक है, और साथ के साथ ये तब प्रोड्यूस होते, इनके जो अंदर है वो डार्क मैटर एनाहिलेशन होता है, ना कि, देखो सुनो, बड़ी बड़ी टर्म भूल जाओ, जब इसको पढ़ोगे तो 2-3 टर्म याद। देखो जब स्टार, नॉर्मल स्टार जब होगा तो उसके अंदर होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, यानी कि स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी के हिसाब से एनर्जी निकलेगी, और वही एनर्जी उसकी चमक के लिए और उसके टेम्परेचर के लिए क्या होगी, स्टार की चमक के लिए, लुमिनिसिटी के लिए, और स्टार के टेम्परेचर के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। लेकिन ये जो डार्क स्टार्स है, ये उन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाले टाइप से बिल्कुल अलग है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन वाले टाइप से अलग है। इनमें क्या होता है, इनमें डार्क मैटर एनिहिलेशन होता है। यानी क्या होगा, डार्क मैटर एनिहिलेशन क्या होता है, जब क्या होता है, मैटर और डार्क मैटर और एंटी मैटर जब आपस में मिल जाते हैं और टकराते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, विस्फोट होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, ये ऐसा माना जाता है डार्क स्टार इसलिए है बिकॉज इनके अंदर डार्क मैटर है, और डार्क मैटर जब एंटी मैटर से टकराएगा, एंटी डार्क मैटर से टकराएगा, तो क्या होगा, आपस में ब्लास्ट होगा, और उस ब्लास्ट से इनके अंदर चमक और टेम्परेचर आती है। इतनी सी बात, ठीक है, ये अलग है। तो पहली बार क्या हुआ है, पहली बार यूनिवर्स में के फर्स्ट लुमिनेसेंट ऑब्जेक्ट के रूप में पहली बार आए यूनिवर्स में जब थे, तो पहले
अनाइलेशन के थ्रू आए थे, नॉर्मल स्टार्स के अलग। अब बात करें इनके बारे में तो इनके अंदर क्या है, डार्क मैटर अनाइलेशन से आता है। इनके अंदर वास्ट हाइड्रोजन हीलियम होता है, लेकिन हाइड्रोजन टू हीलियम ट्रांसफर किसके थ्रू नहीं होता, न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह से नहीं होता, बल्कि कैसे होगा, डार्क मैटर एनिहिलेशन से होता है। ठीक है, नॉर्मल स्टार में क्या होगा कि हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा और न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तब, लेकिन इनमें क्या होता है, डार्क मैटर एनिहिलेशन होता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट पहले कुछ हजारों, कुछ क्या है, कुछ करोड़ों एक सालों में बन गए थे बिग बैंग के जस्ट आफ्टर, जो पहले करोड़ों साल थे उसके टाइम में बने थे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग और जब स्टार्स बने थे इनको बनने में बहुत टाइम लगा था, जो ऑर्डिनरी स्टार्स है जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, साइज की बात करें तो बहुत बड़ा साइज होता है। ठीक है, और कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं डार्क स्टार जो सन से करोड़ों लाखों गुना बड़े हैं। लेकिन अगर बात करें इनके तो मतलब टेम्परेचर की, तो बहुत ज्यादा कूल होते हैं, बहुत ज्यादा हॉट नहीं होते फ्यूजन स्टार्स के जैसे। ठीक है, और पफी होते हैं, लो डेंसिटी स्फीयर्स होती है। ठीक है, एनर्जी के लिए ध्यान रखना है, डार्क मैटर एनालिसिस होता है, लो टेम्परेचर होता है, सेंट्रल कंप्रेशन होता है, लार्ज साइज होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ब्राइट इन इंफ्रारेड एंड अदर नॉन इनविजिबल बैंड्स। अब सवाल ये उठता है कि सर हम इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, मतलब देखा कैसे जाएगा, नॉर्मल स्टार से ब्राइट करा तो हम देख लेंगे। जब आपको स्टार दिखाई देगा और उसके बारे में उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल स्टार से ब्राइट होगा, यस ऑफ कोर्स ब्राइट होगा, लेकिन ब्राइटनेस कम होगी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा। ठीक है, और उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर क्या होगा, डार्क मैटर का एनिहिलेशन चल रहा होगा, वो इस तरह के दिखाई दे। देखो ये दिखाई दे, दीज आर द, ठीक है, ब्लैक ब्लैक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाई देंगे, दीज आर द डार्क स्टार्स। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी डार्क स्टार्स के कंफर्म होने से क्या हुआ है, डार्क, और ये क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डाटा प्रोड्यूस किया है, उसी के डाटा के बिहाफ पे हम ये बात बोल रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगी, उसने जो अर्ली फॉर्मेशन थी स्टार्स के बारे में जो स्टडी थी, उसकी स्टडी के पढ़ने के बारे में हमें एक और नई चीज बनाई है कि यस कुछ स्टार्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें क्या डार्क वो होता है, डार्क मैटर एनिहिलेशन होता है, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट न्यूज है कंप्रेसिव अस्फिक्सिया के बारे में, अस्फिक्सिया के बारे में। ठीक है, अभी तेलंगा वेत्री कंजम रैली में क्या था, 41 लोग, क्या है 41 लोगों की मौत हो गई दम घुटने से, और ये क्या था, कंप्रेसिव अस्फिक्सिया, दम घुटना। नॉर्मली क्या है, अस्फिक्सिया क्या है, अस्फिक्सिया एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें बॉडी क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिप्राइव हो जाती है बॉडी ऑक्सीजन की वजह से। और क्या होता है उस टाइम पे, जब नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या लेके जाती है, ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ जाती है आपके हर एक बॉडी पार्ट्स में, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है बॉडी ऑक्सीजन के साथ, उस ब्लड के साथ में आपके लंग्स तक, तो वो ये पूरा फ्लो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, जब आपकी बॉडी में, जब आपकी बॉडी डिप्राइव्ड हो जाती है ऑक्सीजन से, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपको ये अस्फिक्सिया की प्रॉब्लम हो जाएगी और दम घुटने से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बॉडी के सब ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पहले पर्सन को कमी हो जाएगी, पहले सबसे पहले वो लॉस खोएगा। ठीक है, बेहोश हो जाएगा, और बेहोश अगर लंबे टाइम तक क्या रहेगा, लंबे टाइम तक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो क्या रहेगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। ये तो था नॉर्मल एस्फिक्सिया के बारे में। कंप्रेसिव एस्फिक्सिया क्या होता है, कंप्रेसिव एस्फिक्सिया ये होता है कि ये कंडीशन क्या, ये कंडीशन ऐसी थी कि नॉर्मल कंडीशन में कि दम घुट जाए भाई आपको, लेकिन जब किसी वजह से आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या कोई आपके लंग्स को दबा दे, या फिर आप कहीं दब जाएं, किसी हैवी चीज के नीचे दब जाएं, किसी हैवी चीज के नीचे दब जाएं, और उसकी वजह से आपके क्या है, लंग्स कंप्रेस हो जाएं और फिर आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना मिले, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव एस्फिक्सिया। और लंग्स क्या है, लंबे टाइम तक ऑक्सीजन नहीं लगा सकते और आपके लंग्स क्या है, क्रश हो जाएंगे। और ये मैक्सिमम तब होता है जब किसी इंसान की छाती पे कोई हैवी सामान रखा जाए या फिर इंसानों के नीचे दब जाए, तो कंप्रेसिव एस्फिक्सिया। ठीक है, छाती खुल नहीं पाती है, और तो नॉर्मली कहाँ होता है, नॉर्मली वहां होता है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ के होते हैं, स्टैंड सिचुएशन है, तो जैसे क्या है, जैसे किसी पर्सन को किसी हैवी ऑब्जेक्ट के अंदर, शरीर किसी का बॉडीज के अंदर दब जाए, कबाड़ के अंदर नीचे दब जाए। ठीक है, या फिर क्या है, चेस्ट किसी दूसरे पर्सन से या फिर किसी इक्विपमेंट से क्या कर जाए, कंप्रेस कर दी जाए, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, कंप्रेसिव एस्फिक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, कैसे बचने के लिए, ये कि भाई आप बहुत ज्यादा डेंस जगह पे क्या है,
लोगों के लिए अच्छी जहां पे हैवी गैदरिंग है वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे रखो, और जो कम्युनिकेट है आने जाने के रास्ते उनको थोड़ा सा ज्यादा ओपन रखो ताकि बेटर ये रहे, ठीक है। और ऐसे हो जाता है तो इंसान को उठा के जल्दी ऐसी जगह पे ले जाओ जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो, और क्या है, आप उसको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है ध्वनि के बारे में। डीआरडीओ ने क्या किया, डीआरडीओ एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो क्या होगा, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के जैसे काम करे। अभी ये बना नहीं है, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, दिखने में ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा कि डीआरडीओ का ऐसा व्हीकल बनाने की कोशिश प्लान कर रहा है जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा और ग्लाइड करके एकदम से हाई स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। तो है क्या, ग्लाइडिंग व्हीकल, हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं कि इसका नाम ध्वनि रखेंगे। स्पीड कितनी होगी, 5 से 6 मैक की होगी, हाइपरसोनिक वेलोसिटी पे काम करेगा, और अगर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की रेंज होगी, ब्लेंडेड विंग बॉडी होगी। और सबसे पहले क्या है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा प्लान कर रहा है, ठीक है, प्लान कर रहे हैं। बनाएगा कौन, डीआरडीओ। हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल होगा, 5 से 6 मैक प्लस की स्पीड हो सकती है, लॉन्ग रेंज होगी, हाई स्पीड, और स्ट्राइंग, और कैसे लैंड और सी के दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में क्या कर पाएगा, ये टारगेट कर पाएगा। तो जब बनेगा, जब डीआरडीओ एक्चुअल में इसको बना लेगा तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, कोंकण एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। देखो कोंकण एक्सरसाइज क्यों है, कोंकण एक्सरसाइज का एक फेज है, इसमें ना दो तरह एक्सरसाइज ना दो तरह की होती है। वैसे तो सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये दो फेज में होती है। नॉर्मल एक्सरसाइज क्या होंगे, आप सी में जाओगे, वहां पे एक्सरसाइज करोगे, ड्रिलिंग करोगे, मॉक ड्रिलिंग करोगे, और सब उस चीज से, लेकिन ये दो फेज में होती है। पहला तो होता है हार्बर फेज, पहले जब एक्सरसाइज शुरू होगी तो हार्बर फेज, आप किनारे पे करोगे, पोर्ट पे करोगे, हार्बर पे करोगे, एक्सरसाइज ट्रेनिंग करोगे, ड्रिलिंग करोगे, वो सब करोगे। एंड दूसरा फेज होता है सी फेज। इसमें क्या होता है, पर्सनल्स के बीच में, और नॉर्मली किसके बीच में होते हैं, इंडिया और रॉयल नेवी के बीच में, यूके की रॉयल नेवी के बीच में होती है, ठीक है। आपस में क्या है, इंडियन नेवी वाले लोग आपस में मिलेंगे, क्रॉस डेक विजिट्स होगी, आपस में स्पोर्ट्स कोई गेम खेले जाएंगे, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम होंगे। सी फेज में क्या होगा, सी फेज में ऑपरेशनल ड्रिल होंगे, एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की प्रैक्टिस की जाएगी, और एडवांस सीमैनशिप के बारे में, और जो जितनी भी टैक्टिक्स है, जितनी भी ड्रिल्स है, मॉक्स है, वो सब की जाएगी। तो दो फेज में होती है कोंकण। और कोंकण 2025 कहां हुई थी, कोंकण 2025 अभी हुई है 5 अक्टूबर 2025 को। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये याद रखना है कि एक तो हार्बर फेज है और दूसरा सी फेज है। बाकी नॉर्मल देख लेना, यहाँ पे आईएनएस विक्रांत गया था और कोंकण ने कंफर्म कर दिया है कि भाई दोनों ही कमिटमेंट है, सिक्योर टू सी ओपन फेस। एक बार देख लेना आप, ये नॉर्मल जो आप हमेशा हर वीक देखते हैं कि इंडिया यूके विजन 2035 के बारे में बात करें। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर 2026 प्रीलिम्स, ठीक है। तो अगर वो एफटीए के बारे में ना पूछ के क्या पता इसके बारे में पूछ ले, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अभी एक और ब्राउन ड्वार्फ क्या है, एक स्टार था, उसके ऊपर फोस्फीन के बारे में मिला, डिटेक्ट किया गया है। एक प्लेनेट है, ब्राउन ड्वार्फ प्लेनेट है, जिसका नाम है वुल्फ 1130 सी नाम का एक, ये क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट है, इस पे फोस्फीन मिला है। फोस्फीन होता क्या है, फोस्फीन बेसिकली इसका फॉर्मूला आता है PH3। एक तो इसमें फोस्फोरस का एक एटम होता है और 4 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अर्थ पे जब फोस्फीन प्रोड्यूस होता है तो अर्थ पे ऐसा, इसको क्या है, नेचुरली फॉर्म में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जो कैसे, जो लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रहता है। तो अगर ये वहां पे मौजूद है तो साइंटिस्ट को ये लगता है कि देयर विल बी सर्टेनिटी कि वहां पे भी क्या है, ऑलरेडी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, और बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मे भी क्या है, देयर विल बी चांस कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। मान लिया कि मॉडर्न टाइप के इंसान नहीं रह रहे होंगे, लेकिन बैक्टीरिया भी तो लाइफ का एक फेज है, लाइफ की पॉसिबिलिटी है। कहीं से टाइम पे स्टार्टिंग में बैक्टीरिया थे, फिर क्या हुआ, फिर आपके टाइम में रेप्टाइल्स आए, मतलब वो फेज एक पूरा का पूरा फेज चला था, जिस फेज में क्या थे, पहले बिना रीढ़ के जानवर थे, फिर रीढ़ वाले जानवर आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर मैमल्स आए। तो इवोल्यूशन चलता रहा, लेकिन सब कहां से चला था, सबका सब माइक्रोऑर्गेनिज्म से चला था, बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म है। तो अगर साइंटिस्ट का मानना है कि अगर फोस्फीन वहां पे मौजूद है, ठीक है, तो क्या है, देयर विल बी चांस कि वहां पे लाइफ का कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि लाइफ सर्वाइव करेगी।
ठीक है। तो इसके अलावा फोस्फिन कहाँ मिलता है? जुपिटर और सैटर्न पे मिलता है। सैटर्न के बारे में कशिनी ने बताया था कि वहां पे पॉसिबिलिटी है। अब इसकी फोस्फिन की बात करें तो कलरलेस है, फ्लेमेबल ज्वलनशील है और टॉक्सिक गैस है। और कैसी? गार्लिक के जैसे अदरक, ओ सॉरी क्या होता है, गार्लिक लहसुन के जैसे स्मेल आती है। अब देखो, आप इंस्टाग्राम की बहुत सारी रील्स वगैरह देखते हो तो कई बार अपनी कुछ रील्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप किसी गुफा में जा रहे हो और वहां से आपको लहसुन की गंध आ रही है तो आप उस गुफा में बिल्कुल ना जाए, वो क्योंकि उस गुफा में जहरीली गैस हो सकती है। और एक बार क्या करते हैं, एक बार बहुत सारे वो क्या करते हैं जो गुफा में जाने वाले होते हैं, पहले क्या लाइटर से बाहर से जला के देखते हैं एक बार कि अंदर कोई फ्लेमेबल गैस है तो क्या है वो अपने आप बर्न ना कर दे। तो वहां पे भी क्या, वहां पे फॉस्फीन होती है और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं केव्स वगैरह में भी। ठीक है। नॉर्मल क्या है, रिएक्शन व्हाइट फॉस्फोरस और कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P24 बनते तब भी होता है। ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है अमोनिया के जैसे बट लेस सोल्यूबल एंड वीकर सोलवेंट होता है। अर्थ पे कहां, सेमीकंडक्टर्स और प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं, फ्लेम्स रिटार्ड्स में यूज होता है और पोस्ट पेस्टिसाइड्स में भी ये फॉस्फाइड यूज होता है। ठीक है। तो अब फॉस्फिन के बारे में एक न्यूज थी, देख लेना कि इससे क्या है कि जो वुल्फ 113c है जो हमारा क्या है डोर्फ प्लेनेट, ड्रॉप डाउन प्लेनेट है, उसके बारे में ऐसा है कि वहां पे मिलने के चांसेस है। तो ठीक है। नेक्स्ट है एक लिंक फाइंड आउट हुआ है जो क्या है वेरिडानस स्ट्रेप्टोकोक्की, वेरिडानस स्ट्रेप्टोकोक्की, इसके बारे में अभी क्या टेम्पररी यूनिवर्सिटी थी फिनलैंड में, उन्होंने क्या किया है कोरोनरी आर्टरी जो कहां होते हैं हमारे हार्ट में। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में कोरोनरी आर्टरी को एग्जाम किया है, उन कोरोनरी आर्टरी को एग्जाम किया है। अभी हुआ क्या था, फिनलैंड में 121 सडन डेथ हो गई है। ठीक है। और जब उन सडन डेथ को फाइंड आउट किया गया तो उन सबकी कोरोनरी आर्टरी में उनको वेरिनेडस स्ट्रेप्टोकोक्की एक बैक्टीरिया की एक स्पीसी मिली है जो क्या है, जो डिटेक्ट की 42% ऑफ बोथ ऑटोप्सी और सर्जिकल केसेस में फाइंड आउट की है। अब ये क्या है, ये वेरिडानस स्ट्रेप्टोकोक्की कहां रहता है, कॉमन मोस्टली क्या है, ये माउथ का बैक्टीरिया, माउथ का बैक्टीरिया है जो नॉर्मल आपके जब ब्रेन में आपके जाड़ में या कहते हैं ना दांत में कैविटी लग जाती है या फिर कीड़ा लगना बोलते हैं आपके दांत में, तो उस टाइम पे जहां पे कीड़ा लगा रहता है वहां पे आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा। मोरली क्या है, ओरल बैक्टीरिया है वृंदोकस कोकी। लेकिन इसके अलावा भी ये कहां मिलता है, इसके अलावा ये आपके इंटेस्टाइन में मिलेगा, आपके रेस्पिरेटरी लंग्स में मिल सकता है और साथ ही साथ आपके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स के बाद। ठीक है। और फिर इवन माउथ का बैक्टीरिया, लेकिन आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की बजाय फीमेल जो क्या है जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है। ओरल कैविटी के बारे में नॉर्मल कमर्शियल्स में बात होती है, कैसा है, ग्राम पॉजिटिव कोकी है, बैक्टीरिया है और इस पे क्या इन्फेक्टेड एंडोकार्डियोइड। ठीक है। इसको क्या माना जाए, देखो ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि ये बैक्टीरिया यहां से चलता चलता दांतों में जो दिखाए जाते हैं वेन्स उनके थ्रू चलता चलता ये कहां पहुंच जाता है, ये इंसानों के हार्ट में पहुंच जाता है। मतलब आप जब टीवी वगैरह में देखते हो तो आपको नशे नहीं दिखाते हैं कि दांत की आप पे झुंझुनापन लग रहा है और आप देखते तो उन ऐसा माना जाता है कि उन वेन्स के थ्रू पहुंचता पहुंचता आपके कहां है, हार्ट में पहुंच जाता है। और जब आपके हार्ट में पहुंच जाता है तो एंडोकार्डियटिस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है। अब देख लो ये क्या है, ये क्या करेगा, स्टिकी बायोफिल्म्स बना लेगा डीप इनसाइड द आर्थोडिक प्लेक, जो हमारे दांतों के बीच में कर लेगा, साथ साथ प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा, बैक्टीरिया बना देगा जो इम्यून सिस्टम को हाइड कर देगा और प्लेग को रैप्चर कर देगा। जब बायोफिल्म स्ट्रक्चर नॉट ओनली हेल्प्स टू सर्वाइव अननोटिस बट कंट्रीब्यूट द क्रोनिकल इन्फ्लेमेशन इन द आर्टरी वॉल। देखो सिंपल सी बात है कि भाई ये क्या करेगा, ये आपके वहां पे जाएगा और एक लेयर बना लेगा, बायोफिल्म की एक लेयर बना लेगा और ये बायो लेयर ना ही इसको नोटिस होगी इजीली, लेकिन ये क्या करेगी, ये क्रोनिकल आर्टरी में क्या है, जो आपकी आर्टरी है दिल में, जो आर्टरी है आपकी हार्ट की आर्टरी है उसमें इन्फ्लेशन कर देगी और जैसे इन्फ्लेशन होगी तो इन्फ्लेशन की वजह से बाद में रैप्चर होने की वजह से या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको हार्ट अटैक को ट्रिगर कर देगी। ठीक है। बायोफिल्म्स क्या होते हैं, जब फ्रेगमेंट बायोफिल्म्स के टूट जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन ले आते हैं, सूजन ले आते हैं आपकी आर्टरी वॉल में और आर्टरी वॉल्स की वजह से क्या है फैटी प्लेक्स होते हैं। ये क्या होगी, जब कैप वीक हो जाएगी तो रैप्चर हो जाएगी, रैप्चर होने की वजह से क्या क्रिटिकल इवेंट्स में एकदम से आपको डेडली हार्ट अटैक भी आ सकता है। नॉर्मल क्या है
ये क्या करेगा, ये आपके आर्टरी तक पहुंचेगा, वहां पे जाके बायोफिल्म का स्ट्रक्चर बनाएगा। वो बायोफिल्म इजीली डिटेक्ट नहीं होती है, हमेशा भी वहां पे हाइड होता रहता है, और कुछ टाइम के बाद में व्हाट विल हैपन, ये क्या करेगा, ये जब वो बायोफिल्म रैप्चर हो जाएगी, और उस रैप्चर होने के बाद में कैप्स बना लेंगे, और कैप्स नॉर्मल टाइम पे क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद रैप्चर हो जाएगा, और आपकी आर्टरी वॉल्स क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर वो इन्फ्लेमेशन या सूजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बढ़ने की वजह से देन व्हाट विल हैपन, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है, इस हिडन बैक्टीरिया के बाद है कि विर्डेनस स्ट्रेप्टोकोकी क्या है, एक बैक्टीरिया है जो आपके दांत में होता है और आपके हार्ट अटैक में भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। टोमोक मिसाइल, रिसेंटली क्या है, व्लादिमीर पुतिन ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, ये अभी अब की बात नहीं है, ये अक्टूबर की बात है, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर मॉस्को के और इनके बीच में रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे, अगर ये क्या करता है, यूक्रेन को टोमहोक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज टोमहोक मिसाइल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टोमहोक मिसाइल्स अमेरिकन मेड मिसाइल्स हैं, जिसको क्या है, जिसको डीप लैंड अटैक्स के लिए बनाया गया था। आप इनको शिप और सबमरीन हर जगह से लॉन्च कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात ये वर्टिकल लॉन्च होती है। कुछ मिसाइल्स आपने देखी होंगी वो ऐसे लॉन्च होती है, कुछ मिसाइल्स ऐसे लॉन्च होकर ऐसे जाएंगी, ये लॉन्च होती है सीधी वर्टिकल। आपने देखा होगा ना सबमरीन से कैसे होगी, ऐसे लॉन्च होगी, फिर दूसरे चल के फिर जाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल लॉन्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल लॉन्च है, इसलिए ये क्या शिप और सबमरीन से इजीली लॉन्च हो सकती है। और सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में इनको लॉन्च किया था, और अभी भी क्या है, सीरिया ने 2017 में भी इनको यूज किया था। अब इनकी बात करें तो 1000 किलोग्राम पाउंड से भी ज्यादा क्या कन्वेंशनल वॉरहेड ले जा सकती हैं। ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स यूज है, और टर्बोफैन इंजन यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ चीजें। ठीक है, लॉन्ग रेंज है, एक्यूरेसी, तो ये सब कुछ बात, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, इतना ध्यान रखना। इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA स्टैंडर्ड 1.0। अभी डीआरडीओ ने क्या किया है, डीआरडीओ ने एक कोलैबोरेशन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और ट्राई सर्विसेज के साथ मिलके इंडियन रेलवे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 को स्टार्ट किया है, जो इंडिया का पहला है, जो स्पेसिफिकेशन है, जो इंडिया का पहला जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए बना हुआ है। अब IRSA क्या है, ये क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके रेडियो सिग्नल्स को क्या करता है, उनको डिफाइन करता है कि आपका रेडियो सिस्टम्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो रेडियो के लिए काम करेगा, और साथ ही साथ क्या है, इंडिया की पोजीशन ग्लोबल बेंचमार्क फॉर द SDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर आए। ठीक है, इतना ध्यान रखो कि भाई साहब ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होगा, जिसमें एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, जो रेडियो सिग्नल्स को बताएगा कि कैसे कहाँ मूवमेंट करना है, किस तरह मूवमेंट करना है, कितना एफिशिएंटली मूवमेंट करना है, और कितना ज्यादा सिक्योरली मूव करना है सिग्नल्स को। ठीक है, आर्मी ने इसलिए बनाया है क्योंकि आर्मी के सिग्नल्स को वो नहीं कर पाएगा, कोई पढ़ नहीं पाए या नहीं कर पाए, इसके लिए सब बना हुआ। ठीक है, इसका कुछ है, ध्यान रखना। ठीक है, डेवलप किसने किया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस SDR इनिशिएटिव, डायरेक्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन DOS के, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DPP एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इसको प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाया बेसिकली। नेक्स्ट है क्रोहन डिजीज। रिसेंटली एक न्यूज आई है जिसमें बताया कि वो खाने की चीजें जो हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके गट को, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वेसल्स है उनको क्या कर देते हैं, उनमें सूजन बढ़ा देते हैं, और क्रोहन डिजीज के होने की समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी देखो क्रोहन डिजीज क्या है, क्रोनिकली इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज है, यानी एक बहुत भयंकर रूप से सूजन की बीमारी है जो आपके इंटेस्टाइन में होती है, और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्वेलिंग हो जाती है, या फिर क्या है, इरिटेशन होने लग जाती है। और बहुत सारे टाइम में क्या होता है, कॉमनली कहाँ इफेक्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद में ये जो स्टार्टिंग है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसको भी इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग इसकी डायरिया से होती है, एब्डोमिनल, आपको पेट में ज्यादा दर्द होगा, पेन होगा, एंड अनइंटेंटेड वेट लॉस, आपका वेट बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा गिर जाएगा। नॉर्मल ऐसा दे जाता है, जो क्रोहन डिजीज है वो 20 साल से लेकर 29 साल के लोगों के बीच में हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अगर खाता है तो ये किसी भी एज में हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लिमिट करना चाहिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने के लिए। ठीक है, कोज के लिए क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स, अब जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स को, तो आपको हो सकते हैं। अब नॉर्मल इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, और माइक्रोबायोम इम्बैलेंस की वजह से भी ये हो सकती है।
और नॉर्मली क्या है, नॉर्मली अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं क्रोहन डिजीज की, तो क्रोहन डिजीज का कोई भी, क्रोहन डिजीज का कोई भी क्या है, क्योर नहीं है। आप क्या है, आप इसको सिम्टम्स को देखते हुए क्या करोगे, सिम्टम्स को देखते हुए उसी तरह से आप पेशेंट को ट्रीट करोगे, और लॉन्ग टाइम में चलते चलते आप क्या है उसके वो क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स वगैरह कम हो जाएंगे। और अगर डाइट वगैरह में सुधार करेगा पेशेंट तो लंबे टाइम के बाद में व्हाट विल हैपन, ऐसा हो सकता है कि ये क्रोन की बीमारी से पूरी तरह से इंसान स्वस्थ हो गए, क्रोन। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिपोजिशन एग्रीमेंट, पीडीएम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया ने अभी अभी बोला है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2026, उन्होंने बोला है कि उन्होंने रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो जो ये था प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिपोजिशन एग्रीमेंट है, इससे विड्रॉ कर रहे हैं, जो इनका एक बहुत बड़ा अकॉर्ड था, किसके साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स में था, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स इनके पास हो गए थे, उनको रिड्यूस करने के लिए था। अब इसके बारे में क्या था, पीएमडीए यानी प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिपोजिशन एग्रीमेंट 2000 में साइन हुआ था, 2000 में साइन हुआ था, फोर्स में आया था 2011 में। ठीक है, इसका मेन पर्पज ये था कि जो आपके पास रिजर्व है वेपन ग्रेड प्लूटोनियम का, उस प्लूटोनियम का क्या करना है, उस प्लूटोनियम को आपको डिसमेंटल करना है, और उसका जितने भी पार्ट हैं उनको डिसमेंटल करके आपको क्या करना है, डिस्पोज करना है। ठीक है, वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को, नॉट यूरेनियम। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ वॉशिंगटन और रशिया मॉस्को दोनों ने क्या किया था, अपने अपने चैलेंज थे इसको स्टोर करने के लिए, तो इन्होंने क्या कहा था कि प्रोलिफिकेशन के रिस्क को बढ़ा सकता है। सिंपल सी बात ऐसी है। ठीक है, 2000 में वॉशिंगटन यूएसए और रशिया मिलकर एक कानून लेके आए थे। ठीक है, जिस कानून का सिंपल यूज था कि वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को हम क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि जो एक होड़ लगी हुई है व्यापारों हथियारों की या न्यूक्लियर वेपन्स की, वो भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ ये जो एक बहुत ज्यादा इतना मात्रा में प्लूटोनियम, वेपन ग्रेड का प्लूटोनियम बढ़ गया है, उसको भी हम कहीं ना कहीं मैनेज कर पाएंगे। अभी हुआ क्या है, रशिया ने से बाहर निकल गया। तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या था, इस एग्रीमेंट का यह था कि कम से कम आपको 34 टन का प्लूटोनियम क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लान क्या था, या तो क्या करो आप उसको सेफर फॉर्म में डिस्पोज करो, या फिर इसको किसी के साथ ऑक्साइड्स बना के यूज, मतलब डिस्पोज कर लो, यूज कर लो, या फिर फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर से क्या करो, इरेडिकेट इन फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स में यूज करो और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करो। 2016 में क्या हुआ था, 2016 में रशिया ने पीएमडीए के यूएस ने जब सैंक्शन लगाया 2016 में, तो इन्होंने क्या किया था, इसके इंप्लीमेंटेशन तो सस्पेंड कर दिया था, और जैसे जैसे नाटो वगैरह आगे बढ़ रहा है तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने इससे बाहर निकल लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्या था, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में था, कब हुआ, कौन से साल में फोर्स में आया, ठीक है, और क्या वेपन ग्रेड प्लूटोनियम के बारे में है, और एटलीस्ट कितना 34 टन ऑफ प्लूटोनियम करना था, या फिर क्या करना था, या तो सेफर फॉर्म्स में रखना था, ऑक्साइड के साथ मिक्स करके फ्यूल के रूप में यूज करो, या फिर क्या करो, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर से में यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का काम कर लो। और 2016 में क्या आया था, यूएसए ने पहले इसको सस्पेंड कर दिया था इंप्लीमेंट करना, और अभी 2025 में क्या है, उसने विड्रॉ कर लिया है इस रूल से। नेक्स्ट है एग्री इन क्लिक प्रोग्राम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, ये देख लो, फ्लैगशिप प्रोग्राम है माइती का, जिसमें क्या, जिसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल सेक्टर में किया काम। ठीक है, इसमें एआई का यूज होगा, एआई का यूज होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, मशीन विजन का, सेंसर नेटवर्क्स का, सब यूज होगा। ठीक है, अब ये इसके बारे में सीडैक इसको यूज करें, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, इसमें कोई समझाने की बात है, सिंपल पढ़ने की बात है, 1-2 बार पढ़ोगे आपको पता लग जाए। ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज, सक्षम सिस्टम। इंडियन आर्मी ने देसी तरीके से सक्षम एक वो बनाया है, सिस्टम बनाया है, जो क्या है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, यानी जितने भी क्या है, जितने भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं आपके पास, ड्रोन्स है, यूएवीज हैं, उसके अगेंस्ट में आप कैसे है उनको टैकल करोगे। उनको टैकल करने के लिए एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम का नाम रखा है सक्षम। अब सक्षम की कुछ फुल फॉर्म दी है, इन्होंने बोला है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। अब देखो,
इस सिस्टम में ड्रोन्स को मटाने का, ड्रोन्स को किल करने के लिए दो टेक्निक होती है, वन इज सॉफ्ट किल, सेकंड इज हार्ड किल। हार्ड किल में आप क्या करोगे, आप फोर्स का यूज करके, आर्म्स एम्युनिशन का यूज करके आप उसको ड्रोन्स को क्या है मार के गिरा दोगे। सॉफ्ट किल में क्या होता है, आप उसके सिग्नल्स को इंटरप्ट कर देते हो, आप उसके कैमराज को डिस्ट्रॉय कर देते हो, ठीक है, आप उसको ड्रोन्स को ब्लाइंड वगैरह कर देते हो, तो उस वजह से क्या हो, बाद में टकरा के अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें दोनों है, सॉफ्ट किल भी है एंड हार्ड किल भी है, ठीक है। एडवांस मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो किसके साथ में काम करे, किसके अंडर कवर करे, आर्मी डाटा नेटवर्किंग। तो क्या है, अभी क्या है, बाहर किसने डिजाइन किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिजाइन किया। हुआ क्या है, ये सिस्टम बनाने का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट जरूरत इसलिए भी थी कि अभी मॉडर्न टाइम में, अभी इस टाइम में जो टेक्निक्स हैं, जो थ्रेट हैं वो भी बदल गई हैं। अभी पाकिस्तान से सिर्फ पूरे हवाई जहाज वगैरह नहीं उड़ के आएंगे, ड्रोन्स के थ्रू चीजें आ रही हैं, बांग्लादेश के थ्रू भी ऐसे हो रहा है, आप चाइना के थ्रू से ऐसा देख लीजिए। तो वहां से जब चीजें ऐसी हो रही हैं, ठीक है, नेपाल के थ्रू से, नेपाल से थ्रू तो इतना ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या है, अभी अगर ड्रग्स आनी है, हथियार आनी है, तो क्या है कि ड्रोन्स उनको कैरी करके बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। तो उस थ्रेट को टैकल करने के लिए इंडियन आर्मी ने ये सिस्टम लॉन्च किया सक्षम, जिसका सिचुएशन अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड एसेट, हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट, सक्षम नाम दिया इसको, ठीक है। रियल टाइम डिटेक्शन ट्रैकिंग है, इंटीग्रेटेड रिकॉग्नाइज्ड यूएएस पिक्चर्स है इसमें, एआई ड्रिवन एनालिसिस है, एआई भी है, जीआईएस है, सिचुएशनल अवेयरनेस है, ठीक है। अब देख, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, ये क्या करेगा, जितनी भी जो सक्षम सिस्टम क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन ले आएगा, सारी सारी इंफॉर्मेशन को अक्षतीर सिस्टम में इंस्टॉल करेगा और फिर ये क्या करेगा, सारे के सारे एयर स्पेस यूजर्स को डाटा देगा, और चाहे वो कैसे भी हो, फ्रेंडली या न्यूट्रल या फिर होस्टाइल जोन्स या कॉम्बैट जोन्स के अंदर डिफाइन करके अपने, तो अक्षतीर सिस्टम को ये अपना डेटा देगा, ध्यान रखना, सक्षम सिस्टम, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इनसिक्योर ऑब्जेक्ट रेफरेंस आईडी, और रिसेंटली क्या हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स फाइलिंग ई पोर्टल में एक ग्लिच था, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से डेटा लीक हो रहा था, और ग्लिच का नाम क्या था, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये क्या है, ये एक तरह का वेब एप्लीकेशन है, जिसमें कई बार क्या होता है, जिसमें कई बार इंटरनल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। यानी क्या हो कि मुझे डेटा खोलना है किसी का, लेकिन डेटा खुल जाए किसी और का, या फिर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे लॉगिन की वजह से क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन बाहर आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अटैकर्स क्या करते हैं, अटैकर मैनिपुलेट कर देते हैं आइडेंटिफायर्स को टू गेन द ऑथोराइज्ड एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, एंड देन परफॉर्म कर लेते हैं उनके एक्शन, ठीक है। तो ये आईडी और अटैक्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हम परचेज हिस्ट्री में देखते तब भी होता है, तो ग्लिच आया था, ग्लिच को रिमूव कर दिया इनकम टैक्स की ई रिटर्न जो साइट थी उस पर। अभी नेक्स्ट न्यूज है एक मिसाइल के बारे में, एम 120 एमराम मिसाइल के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ, एक डील साइन हुई है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वाशिंगटन ने साइन की, किसके साथ है, पाकिस्तान में, और इस डील साइन के साथ होते ही क्या है, पाकिस्तान को एम 120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल दे दी गई है, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। तो एक्टिव रडार गाइडेड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इमरान के फॉर्म यही एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। अब ये क्या, बियॉन्ड टू विजुअल रेंज लॉन्च होती है, यूएस ने बनाई थी 1970 और 1980s के दौरान में। 1991 में क्या है, सर्विस में एंटर की थी, यूएस एयरफोर्स रिप्लेसमेंट की थी। अभी ये आमरान सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को मिली है, 35 से ज्यादा कंट्रीज के पास ये भी फिलहाल मौजूद है। नाटो की जितनी सारी कंट्रीज है उनके पास ये मौजूद है, ठीक है। एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। यूएस यूज करता है, यूके यूज करता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाटो मेंबर्स यूज करते हैं। और ये मिसाइल कहां पे, ये मिसाइल आप अमेरिका के जो भी जितना क्या एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, F-15 हो गया, F-16 हो गया, F-38, और यूएस के टाइफून एंड ग्रिपन जेट जो है उनमें भी क्या है, ये यूज मिसाइल हो सकती है एम 120, ठीक है। सॉलिड फ्यूल पावर है, स्पीड कितनी है, 4 मैक की स्पीड है, ठीक है। ऑल वेदर है, डे नाइट किसी टाइम पे यूज करो उसी टाइम पे यूज हो जाएगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज है तो फायर एंड फॉरगेट की कैटेगरी में आएगी, एंड देन ऑन बोर्ड है, और एक्सटेंड रेंज कितनी है, 160 किलोमीटर ऑप्टिमल कंडीशंस में यूज हो सकती है, ठीक है। तो पाकिस्तान को दिया। नेक्स्ट न्यूज है स्पार्क 4.0 इनिशिएटिव, सेंट्रल काउंसिल रिसर्च फॉर आयुर्वेदिक साइंस।
CCRAS ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर स्पार्क 4.0 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और इसमें क्या है, इसमें जो भी रिसर्चर्स हैं, किसमें, आयुष के रिसर्चर्स हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको फेलोशिप दी जाएगी। अब इसकी फुल फॉर्म देखोगे स्पार्क की, तो स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन 4.0। इसमें क्या है, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए किनके बीच में, आयुर्वेदा के जो सेक्टर स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, आयुर्वेदा जो BMS कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर रहे हैं BMS के 300 स्टूडेंट्स, उनको क्या है, उनको स्कॉलरशिप स्टूडेंटशिप दी जाएगी। और स्टूडेंटशिप यानी एक टाइप की स्कॉलरशिप स्टूडेंटशिप मान लो, वो दी जाएगी। और उसमें अमाउंट कितना दिया जाएगा, 50,000 का अमाउंट दिया जाएगा, जो 2 महीने के लिए दिया जाएगा। 25-25 हजार रुपए हर महीने के रूप में 2 महीने के लिए कॉलेज में दिया जाएगा। और सिर्फ उन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट को दिया जाएगा जो क्या है, NCISM रजिस्टर्ड है। ठीक है, साथ के साथ पार्टिसिपेंट शॉर्ट टर्म का क्या है, अपने खुद के वो प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, फैकल्टी गाइडेड प्रोजेक्ट ले सकते हैं। साथ के साथ उनको एक्सपोजर होगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड डाटा एनालिस्ट के लिए। अभी सिंपल क्या है, सिंपल ये आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंस के साथ क्या करना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं, इतनी सी बात। ठीक है, इससे क्या होगा कि रिसर्च इकोसिस्टम बढ़ेगा आयुर्वेदा में, इनोवेशन होगा और यंग रिसर्चर्स को क्या है, बढ़ जाएंगे BMS की फील्ड। ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। टेलीमानस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 में क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेलीमानस लॉन्च किया। टेलीमानस की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, ये लॉन्च किया है। मतलब इसके अंडर में क्या है, डिजिटल वो किया है, एक्सपेंडिंग एक्सेस कर दिया है। लॉन्च कब हुई थी ये टेलीमानस 2022 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर के अंडर में। यूनिवर्सल इक्विटेबल है, इनके बारे में ये देख लो। ठीक है, अब न्यू इनिशिएटिव में क्या है, न्यू इनिशिएटिव में आप वीडियो ऐप दी है, जिससे आप क्या है, जिससे आपको प्लेटफॉर्म पे मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, टूल्स मिलेंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किन चीजों से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, किन चीजों से मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा। साथ के साथ क्या मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस है, इंटीग्रेटेड चैट बॉक्स है जिसका नाम अस्मी है, जिसका साथ आप बात कर सकते हो, इंटरेक्टिव सपोर्ट देगा, और इमरजेंसी रिस्पॉन्ड मॉड्यूल भी है। ठीक है, जिसमें 10 लैंग्वेज है, 10 रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ। ठीक है, तो ये नया लगाया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इनिशिएटिव कि अश्मी नाम का चैटबॉट है और वो सब आपस में बातें करेंगे। नेक्स्ट है डाइथाइलिन ग्लाइकोल DEG के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में 14, जब ये न्यूज जब मैं पढ़ रहा था तब ये 14 बच्चे मिले थे, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बाद में जाके 26 बच्चे हो गए टोटल। तो मतलब अराउंड 26 के टाइम अराउंड बच्चे क्या उनकी डेथ हुई है। इन्होंने क्या है, इन्होंने कोल्ड ड्रिफ नाम की एक कफ सिरप पी ली थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, इसमें क्या था, इसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल था, जो क्या हाईली केमिकल टॉक्सिक है इंडस्ट्री का, उसकी वजह से इनकी डेथ होगी। नॉर्मल अगर बात करें तो इसको हम डू ऑक्सीडाइथाइलिन या फिर डाइग्लाइकोल बोलते हैं। एक क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C4H10O3। ठीक है, और ये होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो हाइड्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक जो भी है, एंटी फ्रीजिंग है, ब्रेक फ्लूइड्स और सॉल्वेंट्स में भी यूज होता है। ठीक है, वैसे DEG को क्या है, इंसानों के कंजम्पशन के लिए नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि इससे अगर इंजेक्ट कर लेता है तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मोनोसली क्या है, अगर आप कोई भी इंसान इसको कंज्यूम कर लेगा तो टॉक्सिक कंपोनेंट्स क्या करेंगे, किडनी को के साथ दिक्कत कर देते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, एन्यूरिया एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अगर सिम्टम्स किसी को DEG का सिम्टम्स हो गए हैं, कंज्यूम कर लिया, तो सबसे पहले उसको नोजिया होगा, फिर वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, लेथर्जी होगी और रीनल फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत दुखदायक बात है कि जिन बच्चों की डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव स्कीम RDI। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने क्या है, स्पेशल पर्पज फंड अनाउंस बनाया है, क्रिएट किया स्पेशल पर्पज फंड, जिसमें क्या होगा, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम्स को हेल्प करेगी। ये क्या एक लॉन्ग टर्म है फाइनेंसिंग, देखो इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है एंड रीफाइनेंसिंग है।
कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे दोगे, ठीक है, या फिर दोबारा जिनको एक बार पैसे मिल गए वो दोबारा पैसे दोगे टेन्योर ऑफ लो एंड जीरो इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि प्राइवेट सेक्टर को क्या हो, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के क्षेत्र में क्या कर सके, प्राइवेट सेक्टर्स को आप इंक्रीज कर सको। ठीक है, टोटल अगर फंड की बात करूं तो 1 लाख करोड़ रुपए है। स्पेशल पर्पज फंड किसके, कौन मैनेज करेगा, नेशनल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कंसेशनल या नील इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, और जिनको इक्विटी फाइनेंसिंग की जाएगी स्टार्टअप और बूस्ट इनोवेशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म्स लोन देंगे या तो जीरो इंटरेस्ट पे या फिर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, या साथ के साथ क्या करेंगे, रीफाइनेंसिंग करेंगे उनको। ठीक है, सारा का सारा कर कौन रहा है, ANRF के अंडर। नेक्स्ट है केराटोकोनस के बारे में। केराटोकोनस के बारे में स्टडी हुई है जिसमें एक आई कंडीशन देखो, नॉर्मल ये देखो, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आई में ऐसे बन जाता है कोन टाइप। नॉर्मल अगर मैं आई देखूं तो मेरी आई ऐसी ऐसे दिखेगी आपको नॉर्मल, लेकिन इसमें आई में ऐसा कोन बन जाता है। ठीक है, और इसी बीमारी को बोलते हैं केराटोकोनस बीमारी। नॉर्मली क्या है, कोर्निया जो हमारा उसमें डिसऑर्डर है, इसमें आपका क्या डोम शेप का बन जाता है, जो थिन कोन टाइप का शेप बन जाता है, और जब इरेगुलर शेप हो जाएगी तो आपका विजन भी आपको दिखाई देना भी कम हो जाएगा। साथ के आप दिखने में नॉर्मली क्या आता है, ये नॉर्मल यंगस्टर्स में, टीन्स में होता है, या फिर क्या है जो अर्ली 20s की एज होती है उन्हीं में होता है। नॉर्मली क्या है, ग्रेजुअली इसके सिम्टम्स 10 से 20 सालों में होते हैं, लगभग दोनों आंखों को प्रभावित करता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको दोनों आंखों से अलग अलग तरीके से दिखने लग जाता है। ठीक है, डिस्टोर्टेड सिम्टम्स क्या होंगे, आपको डिस्टोर्टेड या ब्लर्ड विजन हो जाएगा, दोनों आंखों के बीच में दिखना फर्क हो जाएगा, और लगातार लंबे टाइम तक लगातार आपकी क्या है, आंखों की नजरें धीरे धीरे कम होती रह जाएंगी। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इनका कोई भी ऐसा नहीं तरीका नहीं जिससे हम क्या है केराटोकोनस के बारे में बता सकते हैं। अर्ली स्टेज में आप क्या है, करेक्टिव ग्लास से कॉन्टैक्ट लेंसेज पे इसको ठीक किया जाता है, और अगर बहुत एडवांस रूप में जब बढ़ जाता है, जैसे इस फोटो में दिखाया गया, एडवांस रूप में जब बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे क्या है, आपको कोरोनल ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ठीक है, कोर्निया का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये है कुछ बातें इसके बारे में। क्यूबिट अभी रिसेंटली कार्लटेक ने क्या किया, कार्लटेक ने पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरल एटम क्यूबिट एरे बनाया, जिसमें 6100 क्यूबिट है, जो अब तक भी किसी भी रिलायबल क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ा। अगर मैं क्यूबिट की बात करूं तो क्यूबिट को क्वांटम बिट बोला जाता है, जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है किसके लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। अगर मैं क्लासिकल बिट की बात करूं तो क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या होता है, बिट का यूज करते हैं जो आइदर एक होता है, जीरो होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, जो 2 लेवल क्वांटम होता है, जिसमें या तो जीरो से कुछ ऊपर होगा या फिर 1 से नीचे। यानी यहां पे क्या होगा, नॉर्मल में या तो जीरो हो, नॉर्मल में क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर 1 होगा, आइदर 0 और 1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, और मल्टीपल्स नंबर होगा। तो सुपरपोजिशनिंग क्या है, सुपरपोजिशनिंग एक स्टेट क्लासिकल बिट में क्या होता है, क्यूबिट में एग्जिस्ट करती है, जहां पे स्टेट 0 और 1 के बीच में होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन है जो दोनों का साइमल्टेनियसली साथ में एक साथ काम करे। ठीक है, क्यूबिट। अब ये देख लो, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ट्रैप्ड आयंस और इन सब के बारे में मिलके होता है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नॉट सो इंपोर्टेंट बट देखना क्यूबिट के बारे में, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है दोबारा। हवासोंग मिसाइल्स के बारे में, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, अपनी अब तक की सबसे पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग नाम की क्या की है, लॉन्च की है, और परेड के टाइम पे इसके सामने, मिलिट्री परेड के टाइम पे लीडर कौन थे, किम जोंग, उनके सामने ये दिखाई हवासोंग 20 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया है, सॉलिड फ्यूल इंजन है। ठीक है, कार्बन फाइबर कंपोजिशन से बनी हुई है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मोर इजीली हो जाएगी, और साइज वो क्या है, डिस्टेंस कितनी है, रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की है, और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस और ऑप्टिकल सेंसर्स के वजह से क्या है, इसका ये गाइडेंस सिस्टम पे कम। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या लैंड से होती है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, जो एनवायरमेंट में जाएंगे, आउटर ऑफ एनवायरमेंट से जाके दोबारा री एंट्री करेंगी, और नॉर्मल क्या है, इनकी रेंज कम से कम कितनी होगी, 5,000 मतलब 5500 किलोमीटर से ज्यादा की होगी लगभग। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने बनाई थी 1958 में, उसके बाद में यूएस ने बनाई 1959 में, चाइना ने उनके 20 साल बाद ही बनाई। आज पूरी दुनिया में बात करूं तो रशिया के पास है, यूनाइटेड नेशन के पास है, चाइना, फ्रांस, इंडिया, यूके, इजराइल, नॉर्थ कोरिया के पास में क्या है, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, अब हवासोंग 20 रिलीज करने से क्या है, इन्होंने दोबारा बता दिया कि हम इतने पावरफुल हैं। ठीक है, हवासोंग की सीरीज चल रही है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पहुंच गए। एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद, ये एक इंडियन आर्मी कंटिजेंट्स के 120% इरविन बैराकेड
पर्थ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पार्ट लेने फोर्थ एडिशन एक्सरसाइज में, कौन सा, अस्त्रा, इनमें जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं। ये क्या है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इसके बीच में इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस के बीच में होती है। मोबिलाइजेशन बैटालियन ऑफ गोरखा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आर्मी और कॉर्पोरेशन इंटरऑपरेबिलिटी की बात है, ये सब देख लो, इनकी प्लानिंग है, ठीक है। इसके अलावा दो एक्सरसाइज और है, ओशिया इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है, एंड पिच ब्लैक क्या है, कॉम्बैट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एयर एक्सरसाइज है, पिच ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है पार्किंसन डिजीज। रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें अगर ये कह रहे हैं कि अगर कई बार आप अपने पैरों को मूव नहीं करा सकते, मूव नहीं करा पाते हैं, तो ये सिग्नल हो सकता है कि आपको अल्जाइमर डिजीज हो सकती है आगे चल के। और ये क्या है, ये प्रॉब्लम अब क्या है, देखो ये ब्रेन के पार्ट है, ब्रेन के पार्ट में सुपर कोर्टिकल पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से हो जाती है, ठीक है। अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं तो एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा, जिसमें आपके न्यूरोडेजनरेशन, आपके जो न्यूरॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड होने लग जाएंगे, और प्राइमरी क्या है, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी। आपके नर्व, सबसे पहले आपके नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है, क्योंकि नर्व सिस्टम को इफेक्ट करेगा तो उस रीजन वीक हो जाएगा, या फिर डैमेज हो जाएंगी नर्व्स, या फिर डेड भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, आपको ट्रेमर्स, हाथ, आपके हाथ कांपने लग जाएंगे, ठीक है। आपकी मूवमेंट, काम करने की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, इंपेयर्ड आपका बैलेंस हो जाएगा कि आपको मैनेज नहीं करना पाएगा, चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको चलने में डिफिकल्टी होगी, बात करने में डिफिकल्टी होगी, और नॉर्मल डेली डे टू डे के लाइफ को वर्क करने में भी आपको वगैरह डिफिकल्टी हो सकती है। पार्किंसन ग्लिट्स के बारे में, ठीक है। मोस्टली क्या है, ओल्ड एज में पार्किंसन डिजीज देखी जाती है, खासतौर आजकल क्या है, अर्ली एज में भी पार्किंसन डिजीज हो सकती है। आदमियों में पार्किंसन डिजीज के केस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन, कहीं ना कहीं स्मोकिंग भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। फैमिली में पार्किंसन डिजीज देखो, देख लो, ये पार्किंसन डिजीज, आप कैसे कांपते रहोगे, आगे तरफ टिल्ट होगे, हैंड आपके हाथ कांपेंगे, आपके पैर ढंग से चले, स्टिफनेस हो जाएगी, आपके पैर कपाएंगे, ठीक है। सिम्टम्स है पार्किंसन डिजीज के। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड एंड सॉल्वेंट्स भी क्या है, इसके कॉज है, जो इसको क्या है, ट्रिगर करते हैं पार्किंसन डिजीज को। और किसी की फैमिली में अगर फैमिली हिस्ट्री है पार्किंसन डिजीज की, तब भी रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चों में भी जाके वो फैल जाए पार्किंसन डिजीज। डिमेंशिया की बाई डायग्नोसिस की बात है, डायग्नोसिस की बात है कि कोई भी ब्लड टेस्ट या इमेजिंग मेथड से हम क्या है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है जिससे हम पता लगा सके पार्किंसन डिजीज का। कोई भी क्योर नहीं है, बस आप कुछ थेरेपीज यूज कर सके अपनी क्या लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो एक अर्ली डिटेक्शन के लिए आपने वो दवाई देखी थी जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी, जो आज ही हमने पढ़ी थी, ठीक है। अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल, डीआरडीओ क्या कर रहा है, डीआरडीओ ने प्लान किया है कि वो अस्त्रा 2 मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल बनाएंगे, जिसकी रेंज क्या होगी, 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी। और जब ये बनके तैयार हो जाएगी तो इंडिया की कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कैसे होगी, बियॉन्ड टू विजुअल एयर टू एयर मिसाइल होगी, ठीक है। और इसके लिए डीआरडीओ ने क्या है, डीआरडीओ ने कंट्रीब्यूशन मांगा है 50 पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज का, जिसमें हिंदुस्तान होल भी क्या है, इंक्लूडेड है। फिलहाल अगर हम बात करें तो हमारे पास अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल है, जिसकी रेंज 900 से 100 किलोमीटर है, और इंडियन एयरफोर्स के है, जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और सुखोई 30 मार्क 1 में यूज हो रही है, ठीक है। मार्क 2 जब हमारे मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया चीज है। ये मार्क 1 के बारे में कुछ चीजें और कंपैरिजन दे रखा है कि मार्क 1 में क्या है, सिंगल पल्स स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल मोटर है, इसमें ड्यूअल पल्स की हो जाएगी इनेबलिंग ग्रेटिंग रेंज। सिंगल है तो कम रेंज है, ड्यूअल हो जाए तो ज्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्पीड क्या है, 3.6 किलोमीटर रेंज है, ये इसकी डायमेंशंस है, ये 190 थोड़ी सी वेट में ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज कितनी, 150 से 80 है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 200 किलोमीटर तक भी रेंज पहुंच जाएगी। और 4.5 मैक का सिस्टम की बात कर रहे हैं मैक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है रोडोमाइन। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रमन रिसर्च सेंटर RI ने एक कोस्ट इफेक्टिव टेक्निक निकाली है, डिटेक्शन टेक्निक निकाली है, जिसमें क्या है, कॉफी का धब्बा जो इफेक्ट होता है, जैसे आप कॉफी छोड़ दोगे उसके धब्बे रह जाते हैं, तो उसका यूज करके, वही टेक्निक यूज करके हम क्या है, रोडोमाइन बी नाम से जो डाई है उसका पता लगा सकते हैं। सॉरी गाइस, लेट मी हैव सम वाटर। ये एक तरह की डाई है, ठीक है। नॉर्मल जब आप देखोगे सिंथेटिक है, जो इसका क्या है, पिंक फ्लोरोसेंट कलर देती है। नॉर्मल वाटर सोल्यूबल है। अगर आप इसको वैसे देखोगे रोडामाइन बी को, तो नॉर्मल अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर में मिलेगी, लेकिन जब इसको वाटर में सोल्यूबल कर दोगे देन इट विल गिव द फ्लोरोसेंट पिंक कलर, ठीक है।
कहाँ का यूज होता है? टेक्सटाइल, पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज में यूज होती है, और साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज होती है। अब हेल्थ के क्या इंपैक्ट है? डीएनए को डैमेज कर सकती है, म्यूटेशन कर सकती है, और कैंसर की ग्रोथ में हेल्पफुल है, मतलब आपको कैंसर कोज कर सकती है। एनिमल्स में ट्रेमर्स हो सकते हैं, लीवर और उनके ब्लैडर पर इफेक्ट लग जा सकता है। आपको सेंसिटिव इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, और साथ के आपके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाए तो आपके स्किन का पिगमेंटेशन भी चेंज हो सकता है। साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ट्रिगर कर सकती है, और टिश्यू पोजिंग के लिए सीरियस हेल्थ हजार्ड्स के हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप इस टेक्निक का यूज करके आप पता लगा लोगे कि भाई इसमें चीज में रोडामाइन बी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन दृष्टि। गैलेक्सी आई एक बेंगलुरु का क्या है, स्पेस स्टार्टअप है। उसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिशन दृष्टि। ठीक है, ये नेक्स्ट साल अगले क्वार्टर में यूज हो जाएगा। तो वर्ल्ड का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा, जिसमें क्या, जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स होंगे। ये इंडिया का प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स होंगे जो यूज होंगे, और इसको इंजीनियरिंग किया है ग्लेक्स आई ने किया है, जो इंडिया का स्टार्टअप है। ठीक है, जब लॉन्च होगा तब देख लेंगे नॉर्मल क्या सिंथेटिक अपर्चर होगा। 8 से 12 सैटेलाइट होंगे जो 2029 तक लॉन्च होंगी। ठीक है, और 160 किलोग्राम का होगा, 5 मीटर तक की इसकी क्या होगी, रेंज होगी। मतलब 160 किलोग्राम का होगा, और रेजोल्यूशन क्या होगा, 5 मीटर तक आप जूम करके देख सकते हो। अर्थ ऑब्जर्वेशन है तो क्या है, अर्थ को ही देखेंगे। ठीक है, कहां का यूज होगा? यूज फॉर द बॉर्डर सर्विलांस, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस असेसमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज है क्रू एस्केप सिस्टम के लिए। इसरो ने क्या किया है? इसरो ने कोस्ट इफेक्टिव सिंगल टेस्ट व्हीकल यूज किया, विकास इंजन का यूज करके उन्होंने क्रू एस्केप मॉडल को क्या कर दिया है, उसके लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए यूज कर दिया। इसका पर्पज क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? सीरियसली पढ़ो गाइस। एक सेकेंड। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा इश्यू आ गया था, टेक्निकल इश्यू। हाँ, तो क्रू मिशन के बारे में कर रहे हैं। इसका अगर पर्पज की बात करूं तो ये इमरजेंसी सिस्टम है, जो क्या है, रैपिडली आप क्या करोगे, क्रू मॉडल्स जितना भी आपके एस्ट्रोनॉट जितने भी हैं उन सबको इजीली पुल कर लोगे, इन केस में अगर आपको मिशन क्या करना पड़ता है, बीच में या पोर्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं क्रू एस्केप सिस्टम की बात करूं तो दो तरह के मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल ये कहता है पुलर टाइप, दूसरा है पुशर टाइप। ये क्या है? ये गगनयान मिशन में यूज किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं पुलर टाइप की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रू एस्केप सिस्टम है वो क्रू मॉड्यूल को क्या करेगा, रॉकेट से दूर भेज देगा, अवे कर देगा, भेज देगा। ठीक है, और पुशर में क्या होता है, जो स्पेस एक्स मिशन या फिर फाल्कन 9 स्पेस एक्स यूज करता है, उसमें क्या करता है, इसमें कॉम्पैक्ट और हाई थ्रस्ट लिक्विड इंजन यूज होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पुश करते हैं क्रू मॉडल को दूर स्पेस के लिए। ठीक है, एक में इसमें पुश होता है, एक में पुल वाला सिस्टम होता है। ग्लोबल यूजेस की बात करो तो यूएस का सैटर्न 5, रशिया का सोमवेज, जो चाइना लॉन्ग रेंज ऑलरेडी क्या है, पुलर टाइप के क्रू एस्केप सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, सीएस कैसे काम करता है? सीएस मॉडल क्या करेगा, क्रू मॉडल को दूर ले जाएगा सेफ डिस्टेंस पे लॉन्चिंग व्हीकल के फॉल होने की जगह से। और जब इसमें क्या मल्टीपल पैराशूट सिस्टम होते हैं, जो क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको स्लोली करके धीरे से डिप्लॉय कर देंगे नीचे। और जब ये जब स्प्लैश डाउन होता है, सी में जब गिरता है, तो ये इंश्योर करता है कि जो फोर्स लगेगा वो ह्यूमन के बर्दाश्त के बाहर हो। एकदम से ऐसा नहीं कि धप से गिरेगा और सब नहीं, तो इम्पैक्ट जो होगा वो टॉलरेबल होगा ह्यूमन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये इन्होंने के बनाया इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट, इसका सॉरी इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर लगे हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे व्हीकल के सिस्टम को और क्रू की हेल्थ को, ताकि इसका क्या रियल टाइम में डिटेक्शन, कोई भी अगर एनोमलिटीज आ जाती है, कोई भी डिफरेंशिएट आता है टेम्परेचर में, हीट में, हेल्थ में, तो उसको बारे में बताएगा। फॉल्स अलार्म को कम से कम करेगा, और कोई भी इमरजेंसी होगी तो उसी टाइम पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सिड्स के बारे में क्या है? सिड्स के बारे में क्या है, अक्टूबर महीने को क्या है, सिड्स अवेयरनेस महीने के रूप में मनाया जाता है। और सिड्स को क्या, सिड्स एक तरह का क्या, सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ है, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी जाती है। कि भाई इनके कोई रीजन नहीं होते, बच्चों के डेथ अपने आप होते हैं, बिल्कुल हेल्थी अच्छा खासा बच्चा होता है और एकदम से सडनली डेथ हो जाती है। और इवन मेडिकल उसके बाद ही, मतलब
आप पता नहीं लगा सकते एग्जामिनेशन के बाद में कि कैसे डेथ हुई, किस लिए हुई। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है, इनको नॉर्मली कोट डेथ या क्रिब डेथ ही बोलते हैं। क्रिब डेथ, झूले के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसके अंदर ही डेथ हो जाती है, क्रिब डेथ। तो ये अनएक्सप्लेन्ड डेथ है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर छाती के बल सो रहा है तो कई बार उसके लंग्स वगैरह दब जाते हैं, कई बार ऐसे मुंह के फेस डाउन करके रखते हो उसके नोस्ट्रिल्स वगैरह बंद हो जाएंगे, मुंह दब जाएगा, तब उस वजह से डेथ हो जाती है, कुछ एक्सप्लेन नहीं पाते। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के कब होते हैं, पहले 6 महीनों में होते हैं। और ये जो केसेस होते हैं लड़कों में, जो ये छोटे बेबी बॉयज होते हैं उनमें ज्यादा देखे जाते हैं कंपेयर टू द बेबी गर्ल्स। और ये मोस्टली क्या होता है, स्लीपिंग के टाइम पे होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि बच्चा सो रहा है, फेस डाउन करके सो रहा है, और क्या है, क्या हो गया, अब उसके अंदर सांस नहीं जाएगी, कोमा में चला जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या है, लेस ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर डेथ हो जाएगी। इसके कुछ और फैक्टर्स भी हैं। कई बार जब बच्चों की प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है या फिर बहुत कम वेट होता है, उन बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चे थोड़े से क्या है, इतने ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होंगे, और फिर वो मतलब खुद की मूवमेंट में इजीली नहीं हो पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल अगर बच्चा सो रहा है तो वो करवट वगैरह नहीं ले पाएगा छोटा बच्चा। या फिर फैमिली हिस्ट्री है, किसी की पहले डेथ हो रखी है तो उनमें भी देखा जाता है। कोई अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर सेकंड हैंड स्मोकिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान पे या फिर प्रेगनेंसी के बाद में, तब भी दिक्कत है। ठीक है, और कई बार क्या है, जब बच्चे अनसेफ इन्वायरमेंट में सो रहे हैं या पूरी अच्छे से नहीं है, उनको नहीं पता है कि किस तरह का बिस्तर पे ही सोना है, तो उस टाइम पे भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्या जेनेटिक्स वल्नरेबिलिटीज है, कई बार ब्रीदिंग कंट्रोल या अराउजल स्लिप के दौरान भी डेथ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, कि जो बच्चों में वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी वजह से सिड्स होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिड्स उनकी वजह से नहीं होता है। ठीक है, वैक्सीन कोई भी सिड्स काज नहीं करती है। एंड थैंक यू सो मच। अगले सप्ताह, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।